यस हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज। और अब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस करने के बाद आई एम श्योर आपने उस चैप्टर को अच्छे से गो थ्रू किया होगा। उस पूरे वीडियो को अच्छे से करेंगे तो आपका पूरा चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। इसके नोट्स के लिए आप कहाँ मेरे ऐप पे फ्री मटेरियल जाके वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे एंड इसकी डीपीपी भी मिल जाएगी, ठीक है, मतलब प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू करने वाले हैं विच इज एवोल्यूशन। यस, ठीक है। सो जेनेटिक्स का ये थर्ड चैप्टर है, इसको भी करते हैं। आई नो एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत कहीं कुछ रिलेट अच्छे से हम नहीं कर पाते हैं। तो चलिए अब इसको हम क्लियर करते हैं हमारे तरीके से, और फिर देखना इसमें एक एक क्वेश्चन जो भी बन सकता है ना, मैं आपको सब बताऊंगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं यहीं पर ही। सबसे पहले एवोल्यूशन क्या है, सी ध्यान से समझो। एवोल्यूशन क्या है, एक बहुत ही लॉन्ग और कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है एक बार में ही कुछ हुआ, बहुत सारे सालों के बाद थोड़े थोड़े चेंजेस होने के बाद वो चेंजेस नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते चले जाते हैं। उसके बाद जाके एक न्यू स्पीशीज अराइज होती है, जनरेट होती है, ठीक है। बट इसमें सबसे पहले हम लाइफ की शुरुआत कैसे हुई, कैसे लाइफ एवोल्यूट हुई अर्थ पे, इवन अर्थ कैसे बना, वो सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो थ्योरी यहाँ पे हमारे पास आती है, ठीक है, तो सबसे पहले जो थियरी आती है उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड दी बिग बैंग थियरी। ओके, बिग बैंग थियरी। नाउ अब आपको पता है क्या या नहीं पता है क्या हो रहा था, एक है ना सडन क्या हुआ, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, राइट। पूरा डस्ट के जो पार्टिकल्स थे, पूरा सब कुछ है ना, बहुत सारे पार्टिकल्स थे, उनमें सडन एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन की वजह से यहाँ पे बहुत सारे छोटे 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 कॉस्मिक पार्टिकल्स आप बोल सकते हो, बहुत सारे पार्टिकल्स बने। इन पार्टिकल्स को ही हमने क्या बोला, दीज आर कॉल्ड द यूनिवर्स। तो ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स है और हर यूनिवर्स की अपनी अपनी गैलेक्सी है, ठीक है। हर यूनिवर्स की अपनी अपनी गैलेक्सी है। तो इसमें फर्दर बहुत सारे छोटे 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 और पार्टिकल्स बने, इन्हें हमने क्या बोला, दीज आर कॉल्ड नेब्यूला। नेब्यूला बेसिकली है क्या, इट्स अ मिक्सचर ऑफ डस्ट एंड गैसेस, ठीक है। डस्ट और गैसेस का ये पूरा मिक्सचर होता है। तो बहुत सारे ये पार्टिकल से ये कंडेंस होके एट लास्ट इन्होंने क्या बनाया, दे मेड दी सोलार सिस्टम, ठीक है। उसके बाद क्या बना, सोलार सिस्टम बना। और सोलार सिस्टम में सेंटर में एक बहुत ज्यादा एनर्जी जिसमें होती थी, जिसको हमने क्या बोला, सन बोला। और उसके चारों तरफ बहुत सारे इसके क्या बने, प्लेनेट बने, जो प्लेनेट इसके चारों तरफ रिवॉल्व होते हैं, ठीक है। तो वो हमें अच्छे से पता ही है, राइट। तो ये क्या है, प्लेनेट। और उस प्लेनेट में से कोई एक प्लेनेट जो था, जो क्या था, अर्थ, जिस पे हम फिलहाल लाइफ की शुरुआत कैसे हुई है उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो समझ आया कैसे, कहाँ क्या 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 आ रहा है। अच्छा, थोड़ी सी चीज ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि अर्थ यूनिवर्स कब बना, तो थोड़ा सा उनके टाइम पीरियड को हम समझ लेते हैं। मैं यहीं पे लिख रही हूँ, इट्स अराउंड 15 मिलियन ईयर अगो, ठीक है, MYA। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सोलार सिस्टम कब बना, तो सोलार सिस्टम हालांकि पूछा नहीं जाता है, सोलार सिस्टम का यूनिवर्स का ध्यान रखना, ठीक है। इट इज 4.6 मिलियन ईयर अगो। अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ इट्स 4.5 मिलियन ईयर अगो। एंड अगर इस अर्थ पे मैं लाइफ की शुरुआत की बात करूं तो इट्स 4 मिलियन ईयर अगो, ठीक है। इसको 4000 ऐसे भी आपको मिल सकता है डेटा, तो वो हम यूनिट कन्वर्जन के हिसाब से हम बात कर सकते हैं उस चीज की, ठीक है ना। ओके, तो क्लियर हुई ये चीज कि क्या क्या है, कैसे कैसे क्या लाइफ की यहाँ पे शुरुआत हुई, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन आता है नेक्स्ट कि अर्थ में लाइफ की शुरुआत कैसे हुई होगी, कैसे लाइफ आई। तो बहुत सारी यहाँ पे थियरीज दी गई है जिससे हम मतलब जनरली हम डिसाइड करते हैं कि कैसे अर्थ पे लाइफ आई। तो सबसे पहली जो थियरी थी दैट वाज द थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। सिंपल सी चीज है, क्या बोल रहे हैं कि भाई एक बहुत ही सुपर पावर है जिसको हमने गॉड बोला, और उस गॉड ने क्या कर दी, लाइफ अराइज कर दी। उसने सडन एक इंडिविजुअल को बनाया, मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल बनाए, और सुपर पावर थी, गॉड के पास क्या थी, सुपर पावर थी। तो यहाँ पे बस इतना सही बात कर रहे हैं कि कोई स्पेशल क्रिएशन करने वाला था। ओके, नाउ दिस इज द थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया। ध्यान रखना ये एस्ट्रोनॉट की सबसे फेवरेट थ्योरी है, ठीक है। ये क्या है, एस्ट्रोनॉट की सबसे फेवरेट थ्योरी है, सबसे ज्यादा वो इसी को ही मानते हैं। इस थ्योरी में हुआ क्या, ये देखो हमारा क्या है,
अर्थ है, ठीक है, और वो बोल रहे हैं कि अर्थ जैसे मतलब जैसे हमारा यूनिवर्स है ऐसे और भी दूसरे यूनिवर्स है, दूसरे यूनिवर्स के प्लैनेट जहाँ पे ऑलरेडी लाइफ थी, जहाँ पे ऑलरेडी लाइफ थी, वहां से एक लाइफ जो है वो ट्रैवल करके आई, ठीक है, किस फॉर्म में, कोई सीड की फॉर्म में या फिर कोई स्पोर की फॉर्म में यहाँ ट्रैवल करके आई हमारे अर्थ पे, और इस तरह से हमारे अर्थ पे लाइफ की शुरुआत हुई, ठीक है। यहाँ पे बट है ना, इसमें ऑब्जेक्शंस क्या थे, ठीक है, जो इसको फेवर नहीं कर रहे थे, क्या कि यूवी रेडिएशन बहुत ज़्यादा थी, है ना, हम अगर स्पेस में बात करें तो यूवी रेडिएशन बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर, कॉस्मिक रेज, और आप बोल सकते हो डिस्टेंस इज वॉज टू लार्ज इन दोनों प्लैनेट के बीच में, तो दिस वॉज नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल कैसे है कि इन सब के बावजूद भी कोई सीड इतना लाइव कंडीशन में दूसरे प्लैनेट पे आ सकता है। बट अर्थ के चारों तरफ जिसमें भी जितने भी मेटेरॉइड्स हैं, है ना, जब उन पे हमने मतलब पूरा टेस्टिंग किया तो उसमें हमें कुछ मॉलिक्यूल्स मिले, बायो मॉलिक्यूल्स मिले, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले, जो ये शो करते कि मे भी दिस वॉज ऑल्सो लाइक दैट, कि ऐसा ही हुआ होगा। दैट्स वाई इसको बोला जाता है कि ये एस्ट्रोनॉट की फेवरेट थ्योरी है। वो एस्ट्रोनॉट अभी भी इसी पे ही बिलीव करते हैं कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं, इट इज ए बायोजेनेसिस। थ्योरी का मतलब क्या है, वो क्या कह रहा है कि एक नॉन लिविंग से, क्या कह रहा है, एक नॉन लिविंग से, देखो आपके प्रॉपर नोट्स भी बन रहे हैं, राइट, एक नॉन लिविंग से सडन एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स बन जाता है, ठीक है। अब नॉन लिविंग जैसे कि मड हो सकता है, सॉइल, राइट, कोई भी मैटर कुछ भी हो सकता है, जिससे क्या होता है, मतलब कि इनऑर्गेनिक मैटर है और इस इनऑर्गेनिक मैटर से सडन एक लिविंग अराइज हो सकता है। ये वाली थ्योरी किसने दी थी, अरिस्टोटल ने दी थी, ठीक है। बट इस थ्योरी को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया गया कि हाउ इज इट पॉसिबल कि एक नॉन लिविंग से लिविंग अराइज हो जाए। इस थ्योरी को ध्यान रखना है जो आपको, कि इसको हम ए बायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थ्योरी पे आ जाते हैं। नेक्स्ट थ्योरी दैट इज बायोजेनेसिस। ये थ्योरी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, लेजारो स्प्लेंजनी है इसमें, ठीक है, बट अभी मैं सिर्फ जो मेन है उनकी बात कर रही हूँ। नेम वॉज लुइस पास्चर, ठीक है। लुइस पास्चर ने बोला कि नहीं, ही रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। ये भी यहाँ पे लिख देती हूँ, ध्यान रखना, ही रिजेक्टेड ए बायोजेनेसिस या ए बायोजेनेसिस की जगह मैं ये लिखती हूँ स्पॉन्टेनियस, ठीक है। उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बायोजेनेसिस थ्योरी मतलब अप्लाई होती है जहां पे लाइफ जो है हमेशा एक प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से अराइज होती है। क्या होता है, लाइफ हमेशा एक प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से अराइज होती है। उन्होंने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक जार लिया फ्लास्क टाइप का, और इसमें क्या डाला, यहाँ पर न्यूट्रिएंट ब्रोथ डाला। क्या डाला, न्यूट्रिएंट ब्रोथ डाला, ठीक है, मतलब कि न्यूट्रिएंट मीडियम डाला। ये जो था, ये कैसा शेप का था, एस शेप का था, इसको स्वान नेक भी बोलते हैं, एस शेप का था। इन्होंने इसको ओपन कंडीशन में रखा तो क्या हुआ, इसमें कोई भी मैगेट्स, मतलब कोई भी लाइफ अराइज नहीं हुई, कोई भी डेवलप नहीं हुए, ठीक है, कोई भी एग नहीं बने। एक और चीज भी आपकी बुक में लिखी है कि ये भी कि एक फ्लास्क लिया और उसको पूरा स्टराइल करके फिर उसके अंदर ब्रोथ डाला, बट वो मतलब अप्रोचिंग नहीं था, ओपन एयर में नहीं रखा है, राइट, तो उसमें लाइफ अराइज नहीं हुई। बट जब इन्होंने क्या किया, यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया, मतलब कि अब ये कंप्लीटली ओपन कंडीशन में है। अब इसमें जब उन्होंने ब्रेक किया तो दे फाउंड सम मैगेट्स, ठीक है, यानी कि लाइफ जो है वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग से, ये वाले क्या थे, किल्ड थे, ठीक है, और ऊपर से यहां से जो आ रहे थे वो यही, सॉरी, ये तो ब्रोथ है, सॉरी, यहां पे जो आ रहे थे ये यहीं पे सेटल हो जा रहे हैं। या दूसरा एक एक्सपेरिमेंट किया कि हमने पूरा स्टेराइल और पूरा किल्ड ईस्ट लिया तो कोई ग्रोथ नहीं हुई, और जब हमने उसको ओपन एयर में रखा तो उसमें ग्रोथ डेवलप हो गई, यानी बाहर ओपन एयर में कुछ माइक्रोब्स थे जो उस ग्रोथ पे आए और उस पे ग्रो करने लगे। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि लाइफ हमेशा एक प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब आया मेन थियरी विच इज दी ओपेरन हेल्डन थ्योरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल एवोल्यूशन बोलते हैं, केमिकल एवोल्यूशन बोलते हैं। इन्होंने बताया, जो अरिस्टोटल ने बोला कि भाई लाइफ के स्टार्ट, देखो ध्यान रखना, पाश्चर भी नहीं बता पाया, वो बस इतना बोल रहा है कि लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग,
बट वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ कैसे आई, पाश्चर उसका भी आंसर नहीं कर पाया। अब उसका आंसर इन्होंने देने की कोशिश करी। ये जो साइंटिस्ट थे ओपेरियन हेल्डन, इन्होंने बताया, इन्होंने ऐसा बोला है कि लाइफ में क्या है, जैसे कि इनऑर्गेनिक मैटर जो है, जो भी हमारा इनऑर्गेनिक मैटर है, उस इनऑर्गेनिक मैटर से पहले क्या हुआ, एक ऑर्गेनिक मैटर यानी कि लाइफ अराइज हुई। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर यानी कि लाइफ अराइज हुई और फिर इससे वापस न्यू लाइफ। ठीक है, अब प्री एग्जिस्टिंग से एग्जिस्टिंग लाइफ हो जाएगी। तो इसको तो हमने बोल दिया ए बायोजेनेसिस एंड दिस इज बायोजेनेसिस। आई समझ में बात? ओके, अब हुआ कैसे, कैसे ये सब हुआ होगा, तो उन्होंने क्या बोला कि जब शुरू में अर्थ था, ठीक है, तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था, तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर बना लेते हैं, दिस इज द अर्थ एटमॉस्फेयर। इस अर्थ के एटमॉस्फेयर में सब जगह क्या क्या प्रेजेंट था, यहाँ पर मीथेन प्रेजेंट था, अमोनिया प्रेजेंट था, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन प्रेजेंट थी एंड वाटर की वेपर प्रेजेंट थी। ठीक है, वेपर प्रेजेंट थे, मतलब कि एटमॉस्फेयर क्या था, बहुत ज़्यादा रिड्यूसिंग था, कहीं भी ऑक्सीजन नहीं थी, हाइड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा था, वाटर वेपर थे बट रिड्यूसिंग था। अच्छा, अब वहां पे कंडीशन क्या क्या थी वो बात कर लेते हैं। तो कंडीशन वहां पे उस वक्त क्या थी, बहुत ज्यादा हाई यूवी रेडिएशन था, क्योंकि ओजोन लेयर एज सच कुछ नहीं था, सन की रेज डायरेक्ट रीच कर रही है। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था। ठीक है, उसके बाद कॉस्मिक इरप्शन या कॉस्मिक रेज बहुत ज्यादा थी। ठीक है, और आप ले सकते हो, ठीक है, तो इतनी सब चीजें, इतना सब टेम्परेचर, तो उसकी वजह से क्या है, यहाँ पे थंडरिंग हो रही है। क्या हो रही है, थंडरिंग हो रही है, जिसकी वजह से ये सब गैसेस, ठीक है, ये सब गैसेस फॉर्म में ये क्या कर रही है, इवेपोरेट हो रही है, इवेपोरेट होके ऊपर गई। ठीक है, और फिर वहां पे कंडेंस होके नीचे आ गई। ठीक है, कंडेंस होके क्या हो गई, ये नीचे आ गए, राइट। नीचे आने के बाद ये किस में, वाटर के फॉर्म में यहाँ पर आ गए, वाटर के फॉर्म में, मतलब कलेक्ट होने लगे, फिर से वापस से ये इवेपोरेट होके ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, टेम्परेचर इतना हाई है, फिर से टेम्परेचर थोड़ा ड्रॉप हो रहा है, और फिर से क्या कर रहे हैं, कंडेंसेशन करके प्रेसिपिटेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रेसिपिटेशन कर रहे हैं वापस से। तो इस वजह से क्या हो गया, यहाँ पे पूरा क्या हुआ, वाटर बॉडीज बनना शुरू हो गई। क्या हो गई, वाटर बॉडीज बनना शुरू हो गई। इस वजह से ही यहाँ पे क्या डेवलप हुए, ओशियन डेवलप हुए। कहाँ पे, अर्थ के सरफेस पे क्या हुआ, पहले सब जगह मतलब रॉक थी, सॉइल, एवरीथिंग वाज देयर, बट वाटर नहीं था। अब क्या हुआ, ओशियन बनने शुरू हो गए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ सिंपल, मतलब ये चीज ऐसा नहीं एक बार ऐसा हो गया, दिस वॉज गोइंग ऑन ईयर्स, सो मेनी ईयर्स तक यही सब चलता रहा। एवेपोरेट हो रहे हैं, फिर कंडेंस हो रहे हैं, फिर एवेपोरेट, और उन सब में सब चीजें आ रही है, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये सब आ रहे हैं, कंडेंस होके कुछ बना रहे हैं, फिर से एवेपोरेट हो रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं। तो इस वाटर बॉडीज में बहुत सारे सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कलेक्ट होने शुरू करे, जैसे कि क्या, जैसे कि क्या, यहाँ पे कुछ अमीनो एसिड बन गए। ठीक है ना, यहाँ पे और क्या बने, नाइट्रोजनस बेसिस बने, नाइट्रोजनस बेसिस बने, कुछ फैटी एसिड बने, और क्या बने, और ग्लिसरॉल बना। ओके, सिंपल शुगर बने, राइट, सिंपल शुगर बने। ओके, ये चलता रहा आगे, और चलता रहा, और चलते 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 एट लास्ट इनसे क्या बने, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल बने, मतलब यही मॉलिक्यूल फर्दर कंडेंस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, ध्यान से समझना, क्या हो रहा है, फर्दर कंडेंस हो रहे हैं, फर्दर कंडेंस होके अब ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनाने, जैसे अमीनो एसिड से क्या बन गया, प्रोटीन बन गया। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस से क्या बन गया, न्यूक्लिक एसिड बन गया। ठीक है, और अगर हम बात करें फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, इनसे क्या बन गया, फैट बन गया। सिंपल शुगर से क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट बन गए। तो एट लास्ट क्या हुए, ये जब हमें बायोमॉलिक्यूल मिले, तो यानी कि अब क्या हुआ, क्योंकि एक लिविंग बीइंग के अंदर भी तो यही माइक्रो मॉलिक्यूल, सॉरी, मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। तो इस तरह से लाइफ स्टार्ट हुई। आया समझ में? तो ये पूरा केमिकल एवोल्यूशन क्या हुआ, ओपेरियन हेल्डन ने समझाया, राइट। ओके, एक चीज और ध्यान रखिए, एक मिनट जस्ट,
यस। सो क्या हुआ, उन्होंने इस तरह से ये पूरा समझाया, बट अब क्या हुआ, इनका एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया। भाई ऐसे हम कैसे मान ले कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा, हम कैसे मान ले, राइट। तो दो साइंटिस्ट है, यूरे एंड मिलर, ये मिलर एंड यूरे, ठीक है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट को नाम ही ऐसे समझते हैं, मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इन्होंने वो ही सब कंडीशन प्रोवाइड करने की कोशिश करी जो उस टाइम पे थी, और फिर देखा कि क्या सच में ऐसा ही बनते, क्योंकि वो तो एक थियरी है ना, हमें क्या पता कि वो सच में होगा या नहीं होगा। इन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट किया, ठीक है, एक फ्लास्क लिया और उसमें बहुत हाई इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट किया। इलेक्ट्रिक स्पार्क क्यों, क्योंकि उससे ही हमें हाई टेम्परेचर मेंटेन होगा, राइट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं बात कर रही हूँ, टेम्परेचर कई बार पूछ लिया जाता है, कितना था, 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन किया गया। इसी के साथ ही इसके अंदर और क्या क्या प्रोवाइड किया गया, यहाँ पर मीथेन, अमोनिया सॉरी, वाटर वेपर और बहुत सारा हाइड्रोजन, ठीक है। और ये क्या थे, इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ से स्पार्क जनरेट कर रहे हैं, बहुत हाई वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर भी हाई हो रहा है और सब चीजें इस तरह से हो रही है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अब देखो ये पूरा कनेक्टेड कैसे है, मैं एक बार वो बना देती हूँ, ठीक है। यस, तो ये कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, आप एनसीईआरटी ओपन करके रखी है, तो आप उसी में ही देख लीजिए, आपको वहां पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो ये कुछ इस तरह का डायग्राम, ये देखो, ठीक है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये क्या है, वाटर कंडेंसर। कंडेंसर मतलब क्या, क्या हो रहा है अब, और ये क्या है, यहाँ पर वाटर बॉईल हो रहा है, कंटिन्यूस वाटर बॉईल हो रहा है। वाटर बॉईल होने की वजह से वाटर की वेपर क्या हो रही है, वाटर वेपर, ये ट्रैवल करके जा रही है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से अब क्या हुई, ये सारे मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होंगे, ठीक है। बट वेपर के फॉर्म में यहाँ से जैसे ही जाते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर का इन ठंडा पानी, मतलब कंडेंस करना है, तो ठंडा पानी यहाँ बाहर फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से ये अंदर के मॉलिक्यूल कंडेंस होते हैं, और कंडेंस होके क्या यहाँ पर कलेक्ट होना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे कलेक्ट होना शुरू करते हैं। एंड दिस प्रोसेस वाज डन सो मैनी टाइम्स, मतलब बहुत सारे राउंड्स किए। तो उसके बाद इसमें हमें क्या मिले, वी गॉट अमीनो एसिड, वी गॉट शुगर एज वेल, ठीक है, शुगर मिले, बहुत सारे जो भी माइक्रोमोलिक्यूल है वो सब मिले। ध्यान रखना, इनको क्या बोला गया, दिस वाज कॉल्ड दी हेल्डेन सूप, इसको क्या बोला गया, दिस वाज कॉल्ड दी हेल्डेन सूप। तो इस तरह से यूरे मिलर ने ये प्रूव किया कि यस, समथिंग लाइक दिस मस्ट हैव बीन हैपन, उसकी वजह से ही लाइफ की शुरुआत हुई होगी। अब बात करते हैं हम बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की, ठीक है। चलो अब हमने मान लिया कि इस तरह से लाइफ स्टार्ट हुई, तो लाइफ स्टार्ट होने के बाद अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आगे कैसे लाइफ, मतलब हम ऑर्गेनिज्म इतने मल्टी सेलुलर वो सब कैसे बने। लाइफ होने के बाद सबसे पहले जो बने उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड दी प्रोटोबायोन्स, ठीक है। देखो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी क्या, कि आप एक बार इससे समझो अच्छे से, और उसके बाद एक बार जस्ट एनसीईआरटी रीड करो, एंड मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, चाहे आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझ आ रही है नहीं आ रही, आप अगर इस सिर्फ ये नोट्स पढ़ के जाएंगे ना, आपको इसके अलावा नीट के लिए, बोर्ड के लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, दैट आई अश्योर यू, यहीं से ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इतना मैं मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस के बेस पे बोल सकती हूँ, ठीक है। ओके, तो इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। यस, मैं वापस जो बच्चे मुझे अभी ज्वाइन किए हैं मैं उनको वापस मेंशन कर दूँ, आप मेरी ऐप पर जाकर वहाँ पे फ्री मटेरियल है जिसमें ये नोट्स मिल जाएंगे, ये सारा, ये पूरी स्लाइड मिलेगी आपको, राइट, वो सब मिल जाएगा वहीं पर ही, एंड प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। ध्यान रखना एक और चीज़ कि आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, कब कौन सा वीडियो आने वाला है या कुछ और अपडेट्स है तो वो भी वहाँ पे आपको मिलती रहेगी, ठीक है ना। लिंक सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए,
प्रोटोबायोन्स क्या है, तो शुरू शुरू में प्रोटोबायोन्स यहाँ पे डेवलप हुए। ओके, इसको एक और चीज ध्यान रखना, ये एकदम इनिशियल प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थे। ये इसी के अंदर एक नाम हम पढ़ते हैं कोएसरवेट्स, ठीक है, कोएसरवेट्स, बस नाम ध्यान रखना, प्रोटोबायन की एग्जाम्पल है, बस इतना सा ध्यान रखना। ओपेरिन ने दिया था इसको, ठीक है, इसको ओपेरिन ने दिया था, बस इतना ध्यान रखना। प्रोटोबायोन्स के बाद में यो एक मिनट यूबायोन्स, ठीक है, यहां पर आपके क्या आ जाते हैं, वायरस आ जाते हैं। एंड वायरस वॉज कंप्लीटली मेड अप ऑफ आरएनए, यानी कि उस टाइम में सबसे पहले कौन आया था, आरएनए वर्ल्ड आया था, उसके बाद जाकर ये डीएनए डेवलप हुआ, ठीक है। यूबायोन्स के बाद में अब हम आगे चलते हैं, तो क्या आए यहाँ पर, दैट इज दी कीमो हेट्रोट्रॉप्स। कीमो हेट्रोट्रॉप्स, ऐसे हेट्रोट्रॉप्स आपको पता ही है, जो खुद खाना नहीं बनाते, दूसरों से लेते हैं। और कीमो यानी कि किसी और से क्या लेते हैं, उसके ऑर्गेनिक मैटर से, किसी और की रिएक्शन से, उसके ऑर्गेनिक मैटर से, उसकी केमिकल रिएक्शन से जो भी एनर्जी मिलती है, ये उसको ले लेते हैं, खुद कोई एफर्ट नहीं लगा रहे। कीमो हेट्रोट्रॉप्स के बाद डेवलप हुए क्या, फोटो हेट्रो नहीं सॉरी कीमो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स। अब ये क्या है, खुद अपनी रिएक्शन करते थे और उसके एनर्जी यूज करते थे, खुद करते थे, एफर्ट लगाते थे। एंड इसके बाद डेवलप हुए कौन से, फोटो ऑटोट्रॉप्स डेवलप हुए धीरे धीरे। अब इन्होंने क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया। अब ध्यान रखना एक चीज, यहां से और यहां तक का जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा था, रिड्यूसिंग था। क्या था, रिड्यूसिंग। अच्छा, एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैम क्यों फोटो पे आ रहे हैं, कीमो में ही क्यों नहीं रह गए, कीमो हेट्रो में क्यों नहीं रह गए। देखो ध्यान रखना, ये सब ऑर्गेनिक मैटर यूज करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर क्या, एक कंडेंस फॉर्म बनना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे 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 टेम्परेचर क्या जा रहा है, ड्रॉप होता जा रहा है, तो ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे उनकी अवेलेबिलिटी होनी बंद हो गई। इसकी वजह से उनको स्विच करना पड़ रहा है, तो अब उनको खुद खाना बनाना पड़ेगा, खाना बनाया नहीं मिल रहा है, तो अब ये कहाँ पर आ गए, फोटो ऑटोट्रॉप्स पे आ गए। यस, फोटो ऑटोट्रॉप्स में व्हाट आर दे डूइंग, दे आर डूइंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किया, तो अभी तो एनऑक्सीजेनिक एटमॉस्फेयर था, मतलब कि क्या, रिड्यूसिंग, अभी कुछ नहीं था, बट धीरे धीरे इससे क्या हुई, ऑक्सीजन इवॉल्व होने लगी। तो अब ये एटमॉस्फेयर कैसे हो गया ना, इट बिकम ऑक्सीजेनिक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आया, यहाँ से आगे तक का जो भी एटमॉस्फेयर था वो कैसा था, ऑक्सीजनिक था, रिड्यूसिंग नहीं था, यानी O2 अवेलेबल होने लगी, ठीक है। इसके बाद आए क्या, फंगी डेवलप हुए, ठीक है, फिर एल्गी डेवलप हुए, फिर इनवर्टिब्रेट्स डेवलप हुए, ठीक है। उसके बाद वर्टिब्रेट्स में हम आए, इसमें फिशेज आई सबसे पहले, ठीक है, फिशेज आई, ये सब है ना। लास्ट में यहाँ पे हम ले सकते हैं कि मैमल्स डेवलप हुए, लास्ट का जा रही हूँ, फिश सब सीक्वेंस से जाएंगे आपके, फिश, एम्फीबियन, देन रेप्टाइल्स हो गए, मैमल्स, और प्लांट, लैंड प्लांट डेवलप हुए। तो इस तरह से फुल एक ऑर्गेनिजम्स, एक लाइफ की स्टार्टिंग हुई, पूरा ऑर्गेनिजम्स बने। आया समझ में, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन क्या हो रहा है, केमिकल एवोल्यूशन में क्या हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं, हम ये सब बोल रहे हैं कि भाई ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, हमें कैसे पता चल रहा है कि ऐसा हुआ होगा या ऐसे कुछ हुआ होगा ना, ऐसे तो बस हवा में ऐसे थ्योरी नहीं बनाएंगे ना। सो देयर आर सर्टेन एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन, जिसके बेसिस पे कुछ एविडेंस मिले हैं, जिसके बेसिस पे हम इतना कुछ बोल पा रहे हैं। और वो एविडेंसेस यहाँ पे क्या है, मॉर्फोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, नेचुरल सिलेक्शन, अडेप्टिव रेडिएशन एंड पैलियोंटोलॉजी। तो चलिए अब वन बाय वन इन सबको ले लेते हैं। सबसे पहले वाला लेते हैं विच इज दी मॉर्फोलॉजिकली। ओके, देखो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस, यानी कि मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें। देखो मॉर्फोलॉजी अपीयरेंस कैसे दिखता है, तो यहाँ पे सबसे पहले दो तरह के हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। एक को हम बोलते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर, दूसरी इज कॉल्ड दी एनालोगस स्ट्रक्चर, ठीक है। होमोलोगस
का मतलब क्या होता है कि स्ट्रक्चर तो सेम होती है, जैसे बॉडी का स्ट्रक्चर, बट उसके जो फंक्शंस होंगे वो कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे कि अब यहाँ पे देखो ना, मेन मेन चीजें जो आती है वो आती है एग्जाम्पल्स के ऊपर। मैं आपको लिख के दे रही हूँ, एग्जाम्पल के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, नीट में भी बोर्ड में भी, तो वो ध्यान रखना है। ओके, अच्छा एक और चीज समझ लो, ये ऐसा अगर हम बोल रहे हैं कि भाई स्ट्रक्चर तो सेम है, फंक्शन डिफरेंट है, यानी कि एक एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज है, तो कोई एक कॉमन एंसेस्टर हुआ होगा। ये एंसेस्टर क्या हुआ, हो सकता है कुछ डिफरेंट एटमॉस्फेयर, इसमें से कुछ लोग निकल के कुछ डिफरेंट एटमॉस्फेयर में चले गए, तो वो वहां के हिसाब से अडेप्ट हुए, तो एक कोई स्पीशीज बन गई, एक कोई ए स्पीशीज बन गई, ठीक है ना, और कुछ हुए वो दूसरे में चले गए, वो बी स्पीशीज बन गई, तीसरे में चले गए वो सी स्पीशीज बन गई। तो यानी कि क्या हो रहे हैं, डाइवर्स हो गए, डाइवर्स हो गए, तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो यानी कि ध्यान रखना, होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से बनते हैं। स्ट्रक्चर सेम है क्योंकि ओरिजिन तो सेम है, ओरिजिन सेम है, बट दूसरी दूसरी जगह जाने की वजह से वहां के लिए हिसाब से वो लोग अडेप्ट हो गए, तो डाइवर्जेंट, कई बार इसको अडेप्टिव रेडिएशन भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना, इसको अडेप्टिव रेडिएशन भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। पहला एग्जाम्पल आ जाता है फॉर लिम्ब का, ठीक है। फॉर लिम्ब में क्या क्या होती है, ह्यूमरस, रेडियस अल्ला, टार्सल, मेटाटार्सल, है ना, फैलेंजेस, ये सारी स्ट्रक्चर होती है। तो जब हम फोल्डिंग की स्ट्रक्चर देखी तो हमने ह्यूमन की स्ट्रक्चर देखी, यस उसमें भी यही सारे पार्ट है। हमने टाइगर का देखा, उसमें भी सेम यही पार्ट मिले। हमने वेल का देखा, उसमें भी यही मिले। हमने बैट का देखा, उसमें भी यही मिले। बट जब हमने इनके फंक्शंस देखे तो ह्यूमन का काम क्या होता है, ग्रैस्पिंग, फोर लिम्ब से कुछ ना कुछ चीजें उठाने का। टाइगर का काम होता है रनिंग में, वेल का काम होता है स्विमिंग में, और बैट का काम होता है फ्लाइंग में। तो अलग अलग रोल परफॉर्म करें बट स्ट्रक्चर सेम है। दूसरा जो एग्जाम्पल आता है वो आ जाता है यहाँ पर थॉर्न, किसका, बुगैनविलिया, ओके। एंड दूसरा यहाँ पर थॉर्न हो गया, बुगैनविलिया, यस, एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, कुकुरबिटा, याद रखना। इसमें ये थॉर्न और बुगैनविलिया है, ये किसके मॉडिफिकेशन है, दे आर, मैं यहां लिख देती हूँ, या तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, स्टेम के मॉडिफिकेशन है, यानी कि है तो बेसिकली दे आर स्टेम, बट अब रोल क्या कर रहे हैं देख लेते हैं। थॉर्न क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ट्रेंडल क्या कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। आई थिंक ये दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। आई बात समझ में, तो फंक्शन डिफरेंट हो गए, स्ट्रक्चर क्या हुई, सेम हो गई, स्ट्रक्चर क्या हुई, सेम हो गई। चलिए अब एनालॉगस ऑर्गन की बात करते। एनालॉगस क्या बोलता है कि भाई स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है बट फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, सेम है। यहां पे क्या हुआ, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो अपने अलग अलग एंसेस्टर से आए हैं, बट अलग अलग ऑर्गेनिजम्स एक ही जगह आ गए। मान लो एक जगह है जहां पर सेम टाइप के एटमॉस्फेयर, अब यहाँ पे अलग अलग स्पीशीज आई, और अब उस एटमॉस्फेयर में रहने के लिए उनको सेम टाइप का अडेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो स्पीशीज क्या हुई, स्ट्रक्चर वाइज सेम हो गई, सॉरी फंक्शन वाइज सेम हो गए, क्योंकि फंक्शन तो उसको उसी एटमॉस्फेयर में करना है। तो मतलब अलग अलग, ये सब क्या है, अलग अलग एंसेस्टर से आए हैं, ये सब क्या है, अलग अलग एंसेस्टर से आए हैं, तो इसलिए स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है बट सेम जगह पे आके सेम ही अडेप्टेशन रहेगा, तो फंक्शन सेम है इनके। देखते हैं पहला एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाता है, विंग्स ऑफ बर्ड, बटरफ्लाई और बर्ड। देखो तीनों के ही विंग्स का काम क्या है, रोल क्या है, फ्लाई करना। बट जब इनके स्ट्रक्चर देखे हैं ना, तो इनके स्ट्रक्चर काफी डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, तो इसको हम बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, विच इज द आई ऑफ ह्यूमन
और ऑक्टोपस, दोनों का ही काम क्या है, विजन, दोनों का ही काम क्या है, विजन, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, स्ट्रक्चर क्या है, दोनों की डिफरेंट है। तीसरा एग्जाम्पल यहां पे ले लेते हैं स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है, स्टोरेज है, एज अ फूड हम यूज करते हैं। बट स्वीट पोटैटो क्या है, एक रूट है, और पोटैटो क्या है, एक स्टेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। चौथा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहां पर, विच इज फ्लिपर्स, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन और दूसरा डॉल्फिन, दोनों ही के ही फ्लिपर्स का काम क्या है, स्विमिंग करना और दूसरे सपोर्ट प्रोवाइड करना। बट इनके जब फंक्शंस देखते हैं तो काफी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ध्यान रखना, देखो सब आ रहे हैं, सब यहाँ आ रहे हैं, तो ये कैसा एवोल्यूशन हो जाता है, इट इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ध्यान रखना, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, वो डाइवर्स हो रहा है, ये सब आ रहे हैं, सबके एंसेस्टर अलग है, तो इसलिए डेफिनेटली इनकी स्ट्रक्चर भी अलग अलग होगी। आई बात समझ में एविडेंसेस में। सेकेंड एविडेंस की बात करते हैं, विच इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस का मतलब क्या है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन के अगर मैं एम्ब्रियो की बात करूं, तो जब इसका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, उस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हमें क्या मिलते हैं, स्लिट्स मिलते हैं, क्या मिलते हैं, गिल स्लिट्स मिलते हैं, क्या मिलते हैं, गिल स्लिट्स। एक तरह से तो गिल स्लिट्स किस में मिलते हैं, फिशेस में मिलते हैं, यानी कि ये बता रहे हैं कि हमारा एम्ब्रियो किससे डेवलप हो रहा है, एवोल्यूट हुआ है फ्रॉम फिश, यानी कि पहले फिशीज थे, फिर वो एवोल्यूट होके एम्फीबियन बने, रेप्टाइल्स बने, फिर उसके बाद आगे जा जाके एट लास्ट एक ह्यूमन बीइंग। यानी कि हमारी एम्ब्रियो स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो स्टेज में हमें पता चल जाता है कि हम कहाँ से एवोल्यूट होके आए हैं, हमारे पूरा एक पाथ हमें नजर आ जाता है। तो इसलिए ही एक साइंटिस्ट थे हैकल, क्या नाम था, हैकल, तो उन्होंने एक लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं हैकल लॉ। इन्होंने क्या बोला, एक स्टेटमेंट दिया, वो ध्यान रखना, एक स्टेटमेंट दिया, मैं इसको हाईलाइट करके बोलती हूँ, ऑन्टोजेनी, ऑन्टोजेनी recapitulates फाइलोजेनी। ठीक है, इन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया। ऑन्टोजेनी का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, रिकैपिटुलेट्स यानी रिपीट, फाइलोजेनी यानी एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज। वो बोल रहा है किसी भी एवोल्यूशन का स्पीशीज में, मतलब किसी भी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में ही हम उस स्पीशीज का एवोल्यूशन पता कर सकते हैं, ये कहाँ से एवोल्यूट होकर आया है। ठीक है, बट इसको वॉन बेयर, एक साइंटिस्ट थे वॉन बेयर, इन्होंने हैकल लॉ को रिजेक्ट किया, तो रिजेक्टेड हैकल लॉ, हैकल थियरी। ठीक है, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। उसके पीछे की क्या क्रिटिसिज्म थे या क्या स्टेटमेंट थे वो नहीं जाएंगे। क्वेश्चन जो आता है वो इस पे रहता है, ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी, ये ध्यान रखना। ओके, एंड वॉन बेयर का ध्यान रखना कि हु रिजेक्टेड हैकल लॉ, हु रिजेक्टेड हैकल लॉ, तो वो ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है। ओके, एक और चीज इसी के साथ ही हम बात करेंगे, यहीं पर ही बात करेंगे, विच इज दी क्या बोलते हैं, माइंड से निकल गया, एटाविज्म यानी वेस्टिजियल ऑर्गन। यस, तो क्या बात करेंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन की बात करेंगे। व्हाट डू मीन बाय वेस्टिजियल ऑर्गन, मतलब क्या, ऐसी ऑर्गन जो अभी भी हमारी बॉडी ऑर्गन में, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, बट उसका कोई रोल नहीं है, स्टिल इट इज प्रेजेंट। क्यों प्रेजेंट है, नोबडी नोस। ओके, तो उसमें जैसे कि क्या क्या, ईयर पिन्ना है ना, ईयर पिन्ना, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स, ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं इसको, कॉकिक्स यानी कि क्या, टेलबोन। ओके, तो इसके अलावा भी विजडम टूथ, विजडम टीथ। ओके, तो ये क्या है, कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन है, बट ध्यान रखना कई बार ये वेस्टिजियल ऑर्गन सडन एक्सप्रेस हो जाते हैं,
आप देखते हैं कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि अरे वो बच्चे के टेल के साथ वो बच्चा पैदा हुआ है ना, तो हम बोलते हैं भाई ये तो हनुमान जी है। ठीक है, मैं आई एम सॉरी, मैं मतलब उस चीज पे नहीं मजाक कर रही हूँ, बट यस इट इज साइंस। क्या हुआ, सडन वो एक्सप्रेस हो गया, इसको हम बोलते हैं एटाविज्म। एटाविज्म क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एटाविज्म। ठीक है, सडन एक्सप्रेस हो जाना। तो ये सब चीजें भी हमें बताती है हम कहाँ से एवोल्यूट होते हुए आ रहे हैं। एप्स से हम आ रहे हैं, एवोल्यूट होते, तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन हमें वो भी एक ओरिजिन बताते हैं हमारे बैक की एवोल्यूशन कहाँ से होते हुए आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं टॉपिक विच इज दी नेचुरल सिलेक्शन। क्या बोल रहा है कि भाई नेचर जो है, नेचर जो है ना वो सेलेक्ट करता है। ओके, सबसे पहले तो इसको किसने दिया था, डार्विन ने बताया था। इसने बोला कि भाई नेचर जो है ना वो सेलेक्ट करता है किसको, बेस्ट आउट को। क्या करते हैं, सेलेक्ट बेस्ट वन। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे दो कंडीशन बताई, यहाँ पे दो कंडीशन थी। एक था बिफोर, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, और दूसरा था आफ्टर। इन्होंने क्या बोला, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था उस वक्त क्या थे, वाइट विंग, क्या थे, वाइट विंग मॉथ जो थे वो ज्यादा थे, ज्यादा थे, मोर थे, एंड ब्लैक विंग मॉथ जो थे वो लेस थे। क्यों ऐसा था, क्योंकि उस वक्त क्या था, देयर वाज नो पोल्यूशन, देयर वाज नो पोल्यूशन। तो उस वक्त, ये मैं एकदम बेसिक से जा रही हूँ, ठीक है, ध्यान से चुप करके। आजकल क्या हो गया है, हम लोगों का ना पेशेंस बहुत ड्रॉप हो गया है ना। हमें लगता है अरे क्विकली हो जाए, ये क्या इतना टाइम क्यों, 2-2 3-3 घंटे क्यों पढ़ना है, शॉर्टकट में जा रहे हैं, पेशेंस नहीं रहा है, फटाफट से सब सीखना है। कैसे सीखोगे, बेसिक चलो, पढ़ते रहो, पेशेंस के साथ मेरे साथ पढ़ते रहो, चीजें अपने आप फिट होती चली जाएगी। बट क्विक कोई रास्ता है ही नहीं। ठीक है, तो क्या था, नो पोल्यूशन। लाइकेन क्या कर रही थी, बहुत ज्यादा ग्रो कर रही थी। यू नो लाइकेन क्या है, एक ग्रोथ इंडिकेटर है। लाइकेन क्या है, एक मतलब सॉरी 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 पोल्यूशन इंडिकेटर है, कि जहां पोल्यूशन होगा वहां लाइकेन ग्रो नहीं करेगी। यानी कि लाइकेन कैसा एटमॉस्फेयर दे रही थी, एक लाइट बैकग्राउंड प्रोवाइड कर रही थी। तो हर जगह लाइट बैकग्राउंड था, जिसकी वजह से जो वाइट विंग मॉथ थे ना वो तो क्या कर रहे थे, अपने आप को कैमोफ्लेज कर पा रहे थे। ठीक है, कैमोफ्लेज कर पा रहे थे, किससे कैमोफ्लेज कर पा रहे थे, प्रेडेटर से। तो प्रेडेटर उन्हें तो नहीं खा रहे थे, ठीक है ना, प्रेडेटर उन्हें नहीं खा रहे थे। बट जो ब्लैक है वो क्या है, कांट एस्केप, वो एस्केप या कैमोफ्लेज नहीं कर पा रहे थे, तो प्रेडेटर इन्हें खा रहे थे। इसलिए ब्लैक विंग वाले मरते जा रहे थे, व्हाइट विंग वाले बचे हुए थे, तो व्हाइट विंग ज्यादा थे। मतलब कि जो उस वक्त जो एटमॉस्फेयर में फिट हो रहा है, नेचर उसे प्रमोट करती है। ठीक है, बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, देयर वाज टू मच पोल्यूशन। इसकी वजह से कोई लाइकेन ग्रो नहीं करी, लाइकेन ग्रो नहीं करी, तो क्या मिला, एक डार्क बैकग्राउंड बन गया। इस डार्क बैकग्राउंड में अब क्या हो रहा है, ये कंडीशन ब्लैक विंग के लिए फेवरेबल थी। तो ब्लैक विंग वाला जो मॉथ था वो अपने आप को कैमोफ्लेज कर रहा है, ओके, और व्हाइट वाला कांट, कांट एस्केप, किससे, प्रेडेटर से, वही सब चीजें। तो अब प्रेडेटर इसको खा रहा है, इसको तो नहीं खा रहा है, और इससे ईट कर रहा है। अब आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्लैक विंग मॉथ ज्यादा आ गए। समझ में आया, ब्लैक विंग मॉथ ज्यादा। तो इस तरह से नेचर क्या है, सेलेक्ट करती है बेस्ट को। ओके, एक वर्ड है एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, यानी कि क्या है, सडन रेजिस्टेंट वेराइटी डेवलप हो जाना। ठीक है, क्या है, रेजिस्टेंट वेराइटीज डेवलप हो जाना। ठीक है, जैसे कि क्या, मान लो एक बैक्टीरिया है, इसको हम ग्रो करा रहे हैं एक ड्रग के साथ, तो कुछ टाइम बाद ऐसा आएगा कि ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया वो अपने आप को ड्रग रेजिस्टेंट बना लेगा। अब उस बैक्टीरिया पे उस ड्रग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ही बोला जाता है यस
इसलिए ही बोला जाता है विदाउट एनी कंसल्टेशन विद ऑफ डॉक्टर डोंट टेक मेडिसिन, स्पेशली एंटीबायोटिक कभी ऐसे नहीं लेना चाहिए एंड बात बात पे नहीं लेना चाहिए। ट्राई टू अवॉइड एंटीबायोटिक, क्योंकि जितना आप एंटीबायोटिक लेंगे, यानी बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करने वाली मेडिसिन ले रहे हैं, हमारे कॉलोन के अंदर जो बैक्टीरियाज है ना, जो अटैक कर रहे हैं, हम बार बार ले रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं ना, वो अपने आप को रेजिस्टेंट बना लेंगे। ठीक है, तो उनके पर जितना, तो वो एक एक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, जिसकी वजह से अपने आप को एक रेजिस्टेंट वैरायटी में डेवलप कर लेते हैं। बट हमने क्या किया, इसको आर्टिफिशियल भी करा दिया। हमने क्या किया, इसको आर्टिफिशियली भी एक्शन लिए। हम जानबूझ के उस पर कुछ इस तरह की कंडीशंस डाल रहे हैं कि कुछ डेवलप हो। अब डेवलप क्या हुआ, ये वैरायटीज बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज में डेवलप हुई, जैसे कि कॉलीफ्लावर बना, केल बना, ब्रोकोली बना, कैबेज, मतलब कैबेज को हमने ट्रीट कराया, जिसकी वजह से एंथ्रोपोजेनिक एक्शन की वजह से देयर आर सो मेनी डिफरेंट वैरायटीज गेट फॉर्म। सो दिस इज कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। देखो यहाँ पे ही जस्ट मैंने ये आपको दिखाया बिफोर एंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे आपका एक छोटे से पैराग्राफ में दे रखा है एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको बोर्ड में अलग से भी एक क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है कि भाई एंथ्रोपोजेनिक एक्शन को समझाओ। ठीक है, चले आगे। नाउ लेट्स गो फॉर द अडेप्टेशन। देखो यहाँ पे भी नेक्स्ट टॉपिक वही है, एकदम टॉपिक से टॉपिक चल रहे हैं हम। यस, ये ज्योग्राफिकल बैरियर को समझाता है कि भाई मान लो कोई एक स्पीशीज है, चलिए आगे, चलते 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 बीच में एक बैरियर आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, यही डार्विन गया था और उसने एक आइलैंड देखा जिसको हमने क्या बोला, गैलापेगोस आइलैंड। क्या, गैलापेगोस आइलैंड। ये आइलैंड क्या था, एक आइलैंड ही था जिसमें से एक थोड़ा सा टुकड़ा अलग हो गया, जिसको गैलापेगोस आइलैंड बोला। और इस आइलैंड की खासियत, एक मिनट, गैलापेगोस आइलैंड, यहाँ पे जब उसने देखा तो यहाँ पे देखा एक बर्ड है। ठीक है, उसकी कम से कम कितनी वेराइटीज थी, 26 वेराइटीज थी। तो उसने इन सबको क्या बोला, दे वर कॉल्ड दी डार्विन फिंचेस। क्या बोला, दे वर कॉल्ड दी डार्विन फिंचेस। यहाँ दिखाए हैं क्या, हाँ देखो, तो इनका क्या था, इन फिंचेस का, एक मिनट, इन फिंचेस की डिफरेंस क्या थी, इनके बीक साइज अलग थे, है ना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक मिनट। ठीक है, फिंचेस क्या थे, एक तो डिफर कर रहे थे, किस किस में डिफर कर रहे थे, बीक साइज में डिफर कर रहे थे और बॉडी साइज में डिफर कर रहे थे। ठीक है, बीक साइज डिफर कर रहे थे एज पर कि अगर ये सीड ईटर है, आर दे सीड ईटर, आर दे इंसेक्टिवोरस। ठीक है, इंसेक्ट ईटर है, उसके हिसाब से उनके मतलब है ना बीक की साइज। तो उन्होंने देखा एक छोटे से आइलैंड में ही एक ही बर्ड की 26 वैरायटी। ठीक है, उन्होंने इस गैलापेगोस आइलैंड को क्या नाम दिया, इट वॉज कॉल्ड द लिविंग लैब। मतलब चलती फिरती यहाँ पे इतनी सारी वैरायटीज है कि एक पूरा लेबोरेटरी है जहाँ पे आप पूरा स्टडी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पूरा। तो उन्होंने बोला ऐसा कैसे बन रहा है, ऐसा कैसे बन रहा है, तो उन्होंने बोला कि यस एक स्पीशीज है। ओके, अब वो एक दूसरी जगह गई, राइट। अब यहाँ पे जियोग्राफिकल बैरियर भी आ सकता है, क्योंकि क्या हुआ, मान लो वो स्पीशीज अब वापस आ ही नहीं सकती। अब वो क्या हुई, उस एक स्पीशीज में डेवलप हो गई, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना है। एक बी में हो गई, एक सी में हो गई, एक डी में हो गई। क्या है, ये सब स्पीशीज है कि क्या कर रही है, अडेप्टेशन कर रही है। और अब ये क्या है, अलग 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 स्पीशीज में डेवलप हो जाती है। दिस इज कॉल्ड अडेप्टिव रेडिएशन। इसको ही हम क्या बोलते हैं, अडेप्टिव रेडिएशन। तो उन्होंने बताया कि अब इसमें क्या होता है, नेचर मतलब अडेप्टिव रेडिएशन की अडेप्ट करती जा रही है और एज पर अडेप्टेशन वो डेवलप होते जा रहे हैं, अलग अलग तरह की स्पीशीज बनाते जा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने एक और एग्जाम्पल भी दिया था, दैट वॉज दी ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। क्या था, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, राइट।
तो यहाँ पे क्या थे, ऑस्ट्रेलिया में एक स्पीशीज, बट उसी ही एरिया के अलग 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 एरिया में जाने की वजह से ये अलग अलग मार्सुपियल्स में डेवलप हुए, कोई एंट ईटर बना, कोई कुछ बना। चलो एक बार डायग्राम देख लेते हैं इसका। ये रहा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का, ये थोड़ा सा ध्यान रखने हैं, ठीक है। मार्सुपियल्स रेडिएशन हो रहा है, अलग अलग जगह जा रहे हैं, वहाँ के हिसाब से अडेप्ट होते जा रहे हैं। तो टेस्मेनियन वुल्फ बने, फिर टाइगर बना, देन बैंडेड एंट ईटर है, देखो एंट ईटर का स्नाउटेड होता है, मतलब आगे एक लंबा रहता है। मार्सुपियल रैट है, कंगैरू है, वॉम्बेट है, बैंडिकुट है, देन कोआला, देन मार्सुपियल्स मोल एंड देन शुगर ग्लाइडर। तो ये कुछ यहाँ पे आए, ठीक है। चलिए ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स तो बन गए। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में जस्ट ऐसे ही यहाँ पे क्या हुए, मार्सुपियल्स यहाँ पे बन गए। ये सब क्या है, अडेप्टिव रेडिएशन के एग्जाम्पल है। बट एक और टर्म हम यहाँ पे पढ़ते हैं विच इज दी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है। फिर से एक बार बता देती हूँ, अलग अलग एंसेस्टर की स्पीशीज आती हैं। अब भाई हो सकता है एक एटमॉस्फेयर में आ गई, क्या था, सेम एटमॉस्फेयर में, तो क्या होगा, सेम अडेप्टेशन होगा, यानी कि सब में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, यानी कन्वर्स हो गए, सब आके एक ही जगह एक जैसा अडेप्टेशन कर गए, जबकि स्पीशीज सब अलग अलग है, एक दूसरे से एकदम डिफरेंट स्पीशीज है, बट अडेप्टेशन। जैसे कि अगर हम इसको लें, हमने यहाँ पे लिया, अच्छा इसको मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। तो यहाँ पे दो यहाँ पे एग्जांपल लिए जाते हैं, एक ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, प्लेसेंटल मैमल्स ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है ना, वो अडेप्टिव मार्सुपियल से, ठीक है, ये मार्सुपियल और प्लेसेंटल मैमल्स एंड मार्सुपियल्स, इन दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं, वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कर रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा रखा है, when more than one adaptive radiation appear to have occurred in an isolated geographical area, मतलब एक ही एरिया में दो स्पीशीज का adaptive radiation हो रहा है। So placental mammals in Australia also exhibit adaptive radiation in involving two variety of such placental mammal, each of which appears to be similar to corresponding marsupials। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे placental mammals का adaptive, ध्यान से समझना, वेट, ध्यान से समझना, क्या बोला, मैं सिर्फ प्लेसेंटल मैमल को देखो, है ना ओके, इसको भूल जाओ, ऑस्ट्रेलियन को भूल जाओ, सिर्फ प्लेसेंटल को देखो। इनका मैं अगर देखूं तो ये क्या शो कर रहे हैं, दे आर शोइंग अडेप्टिव रेडिएशन, अलग अलग जगह गए, अडेप्ट हो गए। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल को इंडिविजुअल देखूं तो ये भी क्या कर रहे हैं, अडेप्टिव रेडिएशन कर रहे हैं। बट जब मैं प्लेसेंटल और ऑस्ट्रेलियन को कंपेयर कराऊं, जब मैं इन्हें कंपेयर कराऊं तो मैं यहाँ पे देखूंगी कि प्लेसेंटल का एंट ईटर और ऑस्ट्रेलियन का एंट ईटर दोनों की स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, दोनों में ही स्नाउटेड मिल रहा है, ऑलमोस्ट सेम है, यानी दोनों ने सेम टाइप का अडेप्टेशन किया है। डिफरेंट स्पीशीज बट अडेप्टेशन क्या किया, सेम टाइप का किया, इसलिए हम इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, सारे एक ही जगह आके एक जैसा अडेप्ट हो रहे हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट। यहाँ पे ध्यान रखना है, कई बार जैसे टेस्मेनियन वुल्फ का आया हुआ है, यस यस दिस इम्पॉर्टेंट, दिस टेबल इज इम्पॉर्टेंट, आया हुआ है भाई, ओके या ठीक है, क्लियर है। तो ये आया हुआ है, बॉब कैट ध्यान रखना, टेस्मेनियन टाइगर कैट जिसको बोल रहे हैं, स्क्वीरल, फ्लाइंग फैलेंजस, ओके, लेमर, यहाँ स्पॉटेड कसगस, देन माउस, मार्सुपियल माउस, यहाँ पे मोल, मार्सुपियल मोल, सबकी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। तो दिस इज दी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, आया समझ में, ठीक है। एंड लास्ट यहाँ पे एविडेंस की बात करते हैं, पैलियोंटोलॉजी, यानी कि बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टडी ऑफ फॉसिल्स फ्यूल, हम बात कर रहे हैं स्टडी ऑफ फॉसिल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। तो फॉसिल्स होते क्या हैं, दे आर रेमिनेंट्स, ओके, रिमेन्स आप बोल सकते हो, या तो कि भाई हम जब क्या करते हैं, डिगिंग करते हैं तो वहाँ पे कुछ हमें रिमेन्स मिल जाते हैं, जैसे कि डायनासोर इज अ वेरी फेमस एग्जाम्पल, उनके हमें क्या मिले, सारी बोन स्ट्रक्चर, उनको जब हमने कलेक्ट किया तो वी गॉट टू नो कि सच अ बिग एनिमल वाज देयर अर्लियर ऑन अर्थ, ऐसा कुछ हुआ करता था, ठीक है। ध्यान रखना, उन इम्प्रेशंस को, उन रिमेन्स को, इम्प्रेशंस को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम फॉसिल्स, ओके।
इनकी हम क्या करते हैं, एज पता करते हैं बाय कार्बन डेटिंग मेथड के थ्रू, और उनके थ्रू जैसे जैसे मान लो हम डगअप करते हैं, सबसे ऊपर वाली लेयर में जो मिला यानी कि वो अभी रिसेंट ही एक्सटेंट हुआ है, नीचे वाला लेयर उससे और पुराना है, नीचे लेयर उससे और पुराना है, तो हमें उनके टाइमिंग का आइडिया आ जाता है कि कौन कब आया है, कौन कितना पुराना है। तो एक स्केल, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड पता चल जाता है, इसको बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। समझ रहे हो क्या बोलते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, पढ़ेंगे अभी हम यहाँ पे। तो मतलब कौन कब आया वो आइडिया हमें पता चल जाता है। तो दिस इज दी पैलियोंटोलॉजी एविडेंसेस। तो इनके थ्रू हमें हम एवोल्यूशन को जानने की कोशिश करते हैं, कौन कब आया है, कौन कितना एवोल्यूट हुआ, किसने एवोल्यूट होके क्या बनाया। आया समझ में यहाँ तक। चलिए अब बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ना बायोलॉजिकल एवोल्यूशन डाल रखा है, उन्होंने बहुत कुछ मर्ज कर रखा है, और पहले से एक थियरी भी आ रहा है, तो मैंने उसको सिस्टमैटिक लिया है। उन्होंने आगे पीछे जहां मन किया वहां बस डाल दिया, मैंने उसको सिस्टमैटिक लिया है। तो सबसे पहले हमने अभी क्या पढ़ लिया, एविडेंसेस पढ़ ली। अब हम थियरीज पढ़ेंगे। थियरी पहले जो पढ़ी थी वो लाइफ ऑन अर्थ की थियरी थी, कि भाई अर्थ पे लाइफ कैसे आई, उसके लिए थियरीज थी। यहाँ पे एवोल्यूशन कैसे हुआ है ना, एवोल्यूशन कैसे हुआ होगा, ये उसकी थियरी है। तो उसमें सबसे पहली थियरी किसने दी थी, इट वॉज गिवन बाय लेमार्क थियरी। लेमार्क ने अपनी थ्योरी में बेसिक बात करेंगे, बेसिक बात करेंगे। मेन किसकी बात कर रहा है वो, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, समझ लेते हैं। लेमार्क क्या बोलता है कि बॉडी के अंदर कुछ वाइटल फोर्सेस होते हैं। ठीक है, जब एनवायरमेंट में चेंज होता है, क्या होता है, एनवायरमेंट में चेंज होता है, तो एक डिजायर, एक नीड जनरेट हो जाती है। नॉट एग्जैक्टली डिजायर, नीड जनरेट होती है। ठीक है, अब नीड जनरेट होती है क्योंकि उसको एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करना है, अडेप्ट करना है, जिसकी वजह से न्यू स्ट्रक्चर्स डेवलप होती है, यानी कि न्यू कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। और ये कैरेक्टर्स का अगर हम यूज करेंगे तो ये और डेवलप हो जाएंगे, मोर डेवलप। ठीक है, और अगर हमने डिसयूज किए तो क्या हुए, वीक रह जाएंगे, और धीरे 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 क्या हो जाएंगे, एक्सटेंट हो जाते हैं। ये वो ऐसा बोल रहा है। और जो ये न्यू अगर कैरेक्टर है, इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर बोलते हैं। और वो बोलता है ये एक्वायर्ड कैरेक्टर कहाँ चले जाते हैं, न्यू जनरेशन में चले जाते हैं। और इस तरह से क्या हो रहा है, वेरिएशन क्रिएट हो रहा है, और वेरिएशन क्रिएट होने की वजह से एक न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। उसने अपना थियरी बता दिया भाई ऐसा कुछ एवोल्यूशन हुआ होगा। उसके फेवर में एक एग्जाम्पल भी दिया, वेरी 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 कॉमन एग्जाम्पल, इट जिराफ। यस, वो बोलता है कि जिराफ की शुरू में तो क्या थी, नेक बहुत लंबी थी। ठीक है, नेक क्या थी, बहुत लंबी थी। क्यों लंबी थी, क्योंकि उसको वेजिटेशन ऊपर ऊपर वो ट्रीज में ही सब मिल जा, ओके मैं उल्टा बोल गई कि जिराफ की नेक जो थी वो लंबी कैसे हुई, लंबी कैसे हुई, क्या हो रहा था, शुरू में क्या होता उसको नीचे ही ग्रासेस मिल जाती थी, वो नीचे ही खाता था। फिर धीरे धीरे जब नीचे का वेजिटेशन खत्म हुआ तो वो थोड़े से श्रब्स की तरफ जाने लगा, तो थोड़े से अपनी नेक को ऐसे स्ट्रेच कर रहा है, तो उसकी नेक और स्ट्रेच हो गई। फिर उसके बाद वो और लॉन्ग ट्री की तरफ जाता, नेक और स्ट्रेच हुई, तो उसकी इस तरह से नेक क्या हो गई, लॉन्ग हो गई। और आज की डेट में वो वाला कैरेक्टर पास ऑन हो गया, और वो उसी तरह से सारे जिराफ लॉन्ग नेक के होते हैं। ऐसे उसने स्नेक का एग्जाम्पल भी दिया कि भैया स्नेक जो है उस वो ऐसे 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 जा रहा है, उसको फुट की जरूरत नहीं पड़ी, तो धीरे धीरे उसके सारे फुट जो है वो एक्सटेंट हो गए। बट यहाँ पे क्रिटिसिज्म क्या था, मतलब क्या क्रिटिसिज्म, मतलब कि भाई ये थ्योरी ऐसे थोड़ा ना है सब जगह अप्लाई। ऐसे वो बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है, वी विल हैव अ डिजायर कि हमारे पंख लग जाए, तो क्या हमारे सच में पंख आ जाएंगे, नहीं आएंगे। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वीजमैन, इन्होंने एक रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, या आप बोल सकते हो माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया, माइस को की टेल को 20 टाइम क्या किया, कट किया, 20 टाइम्स कट किया, और देखा नेक्स्ट जनरेशन में क्या बिना टेल के आता है, नहीं भाई, वो तो टेल के साथ ही पैदा हुआ, फिर कट किया, फिर टेल के साथ पैदा हुआ, एंड ये सब चलता रहा 20 जनरेशन तक। उन्होंने 20th जनरेशन में भी कट कर दिया, और जब उन्होंने 21st जनरेशन में भी देखा कि माउस जो है, मतलब माइस जो है उसमें टेल है, भाई बोला
टू, इसका टेल नहीं होना चाहिए था एज पर लेमार्क थियरी। तो लेमार्क थ्योरी कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं हुई। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर आ जाते हैं जर्म प्लाज्म थ्योरी। ये किसने दिया था? ये वीजमैन ने दिया था जर्म प्लाज्म थ्योरी। और ध्यान रखना, इन्होंने वही माइस का अपना एक्सपेरिमेंट किया टेल वाला, और उसके बाद इन्होंने ये थ्योरी दिया। इन्होंने बोला किसी भी सेल के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है जर्म प्लाज्म और एक होता है सोमैटोप्लाज्म। ठीक है, एक होता है जर्म प्लाज्म, ध्यान से सुनते जाओ समझते जाओ, सीक्वेंस में जब चल रहा है एकदम बिल्कुल फ्लेक्सिबल है ना, तो अच्छे से इसको करते जाओ। ठीक है, क्या बोला? जर्म प्लाज्म एंड सोमैटोप्लाज्म। जर्म प्लाज्म वो बोल रहा है कि जर्म सेल के अंदर होता है ना, जर्म सेल जैसे कि जो गैमीट्स होते हैं। और सोमैटोप्लाज्म क्या होता है? सोमैटिक सेल के अंदर होता है। वो कहता है अगर जर्म प्लाज्म में कोई वेरिएशन क्रिएट हुआ, कुछ चेंजेस हुए, तो ये तो पास होंगे, दे पास टू नेक्स्ट जनरेशन, ये तो नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाते हैं। बट सोमैटोप्लाज्म में अगर कोई चेंज हुआ यानी वेरिएशन भी हुआ, तो ये क्या हो जाएंगे? आप ऐसे बोल सकते हो एक्सटेंट विद डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। भाई उसी के अंदर आया और उसके साथ ही चला गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये क्या बोलते हैं, जैसे मैंने स्विमिंग सीखा, तो स्विमिंग सीखने का मतलब ये नहीं है कि मेरे ये वाला जो चीज़ है वो मेरे बच्चे में ट्रांसफर हो जाएगी, नहीं नहीं। तो वही ये यहाँ पे समझा रहा है कि भाई जो चेंजेस जर्म प्लाज्म में होते हैं वो ही आगे शिफ्ट होते हैं। ठीक है, ये मैं समझ गई। तो जर्म प्लाज्म ही सारे कैरेक्टर्स डिसाइड करता है। वो कह रहा है जर्म प्लाज्म ही है जो एक न्यू लाइफ जनरेट कर सकता है, जर्म प्लाज्म ही है जो सारे कैरेक्टर डिसाइड करता है। अब यहाँ पे आ गया इसका क्रिटिसिज्म। क्या क्रिटिसिज्म आया? कि भाई जितने भी वेजिटेटिव पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट के, अगर मैं एक प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से, जैसे कि मनी प्लांट, उसमें स्टेम से एक पूरा प्लांट ग्रो होता है, और वो जो वेजिटेटिव पार्ट है वो तो एक सोमैटिक सेल है, वेजिटेटिव पार्ट जो है वो तो एक सोमैटिक सेल है, राइट। तो एक सोमैटिक सेल होल प्लांट कैसे जनरेट कर सकती है? आप तो जर्म प्लाज्म ही कह रहे हैं कि भैया वो ही कर सकता है सब कुछ, सोमैटिक सेल का नहीं है ऐसा रूल। तो फिर यहाँ पे वो होल प्लांट कैसे जनरेट कर सकती है? और भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म थे, बट मैं आपको सिर्फ फ्यू मतलब कुछ एक बेसिक क्लियर करने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, आया समझ में? तो थियोरी वॉज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड। अब आए जी डार्विन। सबसे ज्यादा इनकी ही थियोरी एक्सेप्ट है, जिनको हमने बोलते हैं थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने एक क्या देखा? पब्लिकेशन देखा। ओके, पब्लिकेशन किसका देखा? थॉमस मैल्थस का। ठीक है, इन्होंने इसके पब्लिकेशन में इन्होंने क्या बोला कि नेचर जो है वो क्या कर रही है? कंट्रोल करती है किसको? पॉपुलेशन को, इन केस ऑफ कैलामिटीज। भाई अगर कोई कैलामिटीज है या फिर पॉपुलेशन मतलब बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो नेचर क्या करती है? कैलामिटीज के थ्रू उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है। वो इस आर्टिकल से इतने ज्यादा इंप्रेस हुए, इतने ज्यादा उससे मतलब प्रभावित हुए, उन्होंने एक बुक लिख डाली। ठीक है, उन्होंने एक बुक लिख डाली जिस बुक का नाम क्या रखा उन्होंने? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। भाई बुक का नाम याद रख लेना। ठीक है, क्या रखा बुक का नाम? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। और क्या बोला उसके अंदर? दो पॉइंट्स बोले। एक बोला ब्रांचिंग डिसेंट्स, एक बोला, इसको ऐसे याद रखना भाई, ब्रांचिंग डिसेंट्स, जिसको ही उन्होंने क्या बोला? अडेप्टिव रेडिएशन। और दूसरा उन्होंने क्या बोला? नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन। चलिए देख लेते हैं क्या है दोनों का मतलब। वो क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लो हर स्पीशीज अपना रिप्रोडक्शन कर रहा है ना, रिप्रोडक्शन कर रहा है और नंबर बढ़ता जाएगा, हर कोई रिप्रोड्यूस कर रहा है, और मान के चलो सब सर्वाइव कर रहे हैं, सब सर्वाइव कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? कंटिन्यूस रिप्रोडक्शन हो रहा है। कंटिन्यूस रिप्रोडक्शन से की वजह से क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। ठीक है, नंबर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, राइट। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज। अब क्या हो रहा है? इनके बीच में कंपटीशन अराइज हो रहा है। ठीक है, कंपटीशन अराइज हो रहा है किसके लिए? फूड के लिए,
शेल्टर के लिए, मेटिंग के लिए कॉम्पिटिट कर रहे हैं, क्योंकि फूड और स्पेस ये सब तो लिमिटेड है ना। अर्थ का साइज तो नहीं बढ़ रहा है, हमारा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, अर्थ का साइज नहीं बढ़ रहा है, तो ये सब लिमिटेड है। दे विल कॉम्पीट, और इस कंपटीशन की वजह से क्या हो रहे हैं, कुछ वेरिएशन अराइज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, इनके अंदर कुछ वेरिएशन अराइज होते हैं। अब ये वेरिएशन बहुत तरह के अराइज हो सकते हैं। ये वेरिएशन यूजफुल हो सकते हैं, ये वेरिएशन साइलेंट वाले भी हो सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ये वेरिएशन हार्मफुल भी हो सकते हैं। हार्मफुल जो होंगे वो तो वहीं पे ही मतलब प्रमोट नहीं किए जाएंगे, वो तो स्पीशीज वहीं डाई हो जाएगी ना, तो वो आगे जनरेशन पास ऑन क्यों होंगे। बट यूजफुल वेरिएशन को क्या करेगी नेचर, क्या करेगा, प्रमोट करेगा नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करने के लिए। क्या करेगा, नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करने के लिए उसे प्रमोट करेगा, भाई ये तो अच्छा है, इसको तो नेक्स्ट जनरेशन भेजा जाए। और वो स्पीशीज को, क्योंकि उस स्पीशीज को भी उसकी वजह से एडवांटेज हो रहा है ना, ये इसको सर्वाइवल प्रोवाइड कर रहा है भाई, तो ये अपने अपने नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग को भी दे देगा, जिसकी वजह से यहां पर क्या हुआ, दैट नेचर सेलेक्ट या नेचुरल सिलेक्शन, या इसको एक नाम दिया सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इसको बोला कि भाई क्या होता है, जो फिट होगा वो सरवाइव करेगा। ठीक है, इस टर्म को, इस स्टेटमेंट को एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्पेंसर, उन्होंने दिया, याद कर लेना ये आया हुआ है। ठीक है, स्पेंसर ने ये दिया, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एक स्टेटमेंट दिया। ठीक है, और नेचुरल सिलेक्शन की, भाई नेचर जो है वो सेलेक्ट करती है, नेचर जो है वो सेलेक्ट करती है। इसको किसने दिया, डार्विन ने दिया। इसको किसने दिया, डार्विन ने दिया। समझ आइए इतनी चीज कि भाई स्पेंसर ने बोला कि फिट सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को बात कर रहे हैं, और वो क्या बोल रहा है कि नेचर जो है वो सेलेक्ट करती है। ठीक है, ओके, तो इसमें उन्होंने बहुत सारे एस्पेक्ट दिए, बट स्टिल यहाँ पे बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी थे कि भाई ना, चलिए म्यूटेशन थ्योरी को देखेंगे तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, नेचर सेलेक्ट करता है और फिर जो बेस्ट होता है वो आगे पास ऑन होता चला जाता है। ठीक है ना, पास ऑन होता चला जाएगा। ओके ठीक है, एक मिनट ना, एक पॉइंट मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कहीं मिस हुआ है, मैं चाहती नहीं हूँ कुछ मिस हो। यस यस यस, हाँ ओके। तो अब यहाँ पे देखो क्रिटिसिज्म क्या थे, क्रिटिसिज्म क्या थे। देखो क्या बोल रहे हैं कि जो ये वेरिएशंस अराइज होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई एटमॉस्फेयर तो क्या है, कंटिन्यूस चेंज होता जा रहा है, एनवायरमेंट इज कंटिन्यूस चेंजिंग, तो हर स्पीशीज अपने आप को कंटिन्यूस अडेप्ट करती रहती है, वेरिएशंस अराइज होती है, और बेस्ट को नेचर प्रमोट करती है कि वो नेक्स्ट जनरेशन पास हो, और जो नहीं फिट रहते हैं वो वहीं पे ही एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन ये आया, हाउ वेरिएशन अराइज, हाउ वेरिएशन अराइज, आए कहां से, अराइज कैसे हुए, डार्विन इसका आंसर नहीं दे पाया। ठीक है, दूसरा, अभी भी ऐसी स्पीशीज हैं जिनमें कोई वेरिएशन नहीं हुआ, कोई वेरिएशन नहीं हुआ टिल नाउ। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्लांट में वेलिसनेरिया, ठीक है, वेलिसनेरिया, बट स्टिल नेचर प्रमोट, स्टिल नेचर इसको प्रमोट कर रहा है, ये आज की डेट में भी एज इट इज कंडीशन में प्रेजेंट है। ठीक है, एज इट इज कंडीशन में प्रेजेंट है, मतलब इसमें चेंजेस नहीं हुए, बट स्टिल वो आज तक प्रमोट होते होते आज तक भी आ रहा है। तो ऐसा कैसा पॉसिबल है, तो बहुत सारे यही क्वेश्चंस आए, वेरिएशंस क्यों अराइज हुए, कहाँ से आए, या फिर ऐसे स्पीशीज जो आज भी बिना वेरिएशन के एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये कुछ आंसर्स डार्विन नहीं कर पाया, बट स्टिल फिर भी डार्विन की थ्योरी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी मानी गई। ठीक है, अब एक और थ्योरी आई, हाँ एक चीज और, डार्विन ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने क्या बोला, दैट एवोल्यूशन इज स्लो कंटिन्यूअस, ठीक है, डायरेक्शनल प्रोसेस। उन्होंने बोला भाई एवोल्यूशन एक स्टेप में नहीं होता है, स्लो है, कंटिन्यूअस होता रहता है, तब जाके, और एक डायरेक्शन होता रहता है, ऐसा नहीं है एक स्पीशीज में चेंज हुआ दूसरे में, फिर नेक्स्ट में उसमें नहीं हुआ, किसी और में हुआ, नहीं, उसी में एक डायरेक्शन में चलता जाएगा आगे की तरफ, बैक नहीं जाएगा। क्या कह रहे हो, बैक नहीं जाएगा। ठीक है ना, एक मिनट,
समझे? चलो भाई ले लेते हैं आगे। यस, पानी पीना है, पानी पी लो, और इस चैप्टर को आज ही यहीं खत्म करके जाना है, ठीक है? जिसको एक्शन में पढ़ना होगा वो लास्ट तक जुड़ा ही रहेगा मेरे साथ, बट बाकी लोग ठीक है, अगर नहीं पढ़ पा रहे हो यानी कि फिर तो कभी पढ़ोगे बेटा। नीट आ गया, ये रिवीजन है, बल्कि फिर भी मैं इसको एकदम स्टार्टिंग से ले रही हूँ, रिवीजन के जैसे नहीं ले रही हूँ मैं फिर भी स्टार्टिंग से ले रही हूँ कि भाई किसी ने अगर ढंग से नहीं पढ़ा तो अब तो पढ़ लो, है ना? चलो ले लेते हैं। म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया? इट वॉज गिवन बाय ह्यूगो डी व्रिस। अब मैं तुम्हें गारंटी दे रही हूँ, अब तुम यही पढ़ लो बस, बुक वही नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी चल जाएगा, ठीक है? ह्यूगो डी व्रिस ने क्या थ्योरी दी? म्यूटेशन थ्योरी दी। इन्होंने क्या बोला? म्यूटेशन क्या होता है? इट इज सडन, इट इज सडन, और कैसा है? जर्की प्रोसेस है, जर्की प्रोसेस है। क्या है? डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। भाई हमें नहीं पता, एक बार हुआ, नेक्स्ट जनरेशन में जरूरी नहीं है उसमें भी होगा, नहीं होगा। डिसकंटिन्यूअस और डायरेक्शनल लेस है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, डायरेक्शन लेस है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, सडन होता है, जर्गी होता है। तो क्या हुआ? मान लो किसी स्पीशीज में क्या हुआ? म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन हुआ, और उसके नेक्स्ट जनरेशन, इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन में ही क्या हो गया? एक न्यू स्पीशीज अराइज हो गई। मतलब क्या? मतलब क्या कह रहा है वो, है ना? सिंगल स्टेप में ही क्या हो गया? न्यू स्पीशीज अराइज हो गई। सिंगल स्टेप में न्यू स्पीशीज अराइज होने को एक थियरी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं साल्टेशन थियरी। याद रखना, क्या बोल रहे हैं? साल्टेशन थियरी। एक ही स्टेप में एक नया स्पीशीज बन जाना, एक ही स्टेप में एक नया स्पीशीज बन जाना, दिस इज कॉल्ड साल्टेशन थियरी, ठीक है? ओके, चले तो म्यूटेशन को उसने जिस पर स्टडी किया था, एक सेकेंड, या तो उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था, बस वो याद रखना, किस पे किया था? एक प्लांट पे किया था, इवनिंग प्रिमरोज, ये ध्यान रखना, ठीक है? किस पे किया था? इवनिंग प्रिमरोज पे किया था, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है? ओके, अगर मैं इनको कंपेयर कर लूं, फिर थोड़ा सा चलो कंपेयर कर लेते हैं। मैंने बोली म्यूटेशन थ्योरी को कंपेयर कर लेते हैं, मैंने यहाँ पर क्या बोला? नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि डार्विन, डार्विन लिख लेते हैं, डार्विन थ्योरी, और म्यूटेशन यहाँ पे लिख देते हैं ह्यूगो की थ्योरी, ह्यूगो डी व्रिस की थ्योरी। ह्यूगो बोलता है म्यूटेशन क्या है? इट इज सडन, डायरेक्शनलेस, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। डार्विन बोलता है, अरे डार्विन को डार्विंग कर दिया भाई, यस, डार्विन बोलता है कि एवोल्यूशन, नहीं म्यूटेशन नहीं, सॉरी, एवोल्यूशन, एवोल्यूशन जो है वो इस तरह की है। डार्विन बोलता है कि भैया एवोल्यूशन क्या है? ये स्लो, डायरेक्शनल, आप चाहो तो अपने एनसीईआरटी में मेरे साथ लिख लो, और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। म्यूटेशन बोलता है इट्स जर्की और सिंगल स्टेप में है, सिंगल स्टेप में हो जाता है, मतलब बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। यहाँ पे बोलता है स्लो एंड टेक्स मेनी ईयर्स, बहुत सारे सालों में जाकर म्यूटेशन होता है। तो ये दोनों की थ्योरी के कुछ डिफरेंसेस थे, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे हमारा थ्योरी खत्म होता है। क्या क्या लिया हमने? लेमार का थ्योरी लिया, फिर हमने जर्म प्लास्ट थ्योरी लिया, फिर डार्विन का थ्योरी लिया, फिर म्यूटेशन की बात करी, और उसमें जहां जहां जो जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं हमने वो सारी बात करी। अब आ जाते हैं हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, यस इंपॉर्टेंट है ना? ओके, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल ने कुछ बातें बताई। पहले तो डू यू नो पॉपुलेशन, बहुत सारे इंडिविजुअल मिलकर क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन बनाते हैं। एक मान तो मतलब ये एक कम्युनिटी है जिसके अंदर ये बहुत सारे इंडिविजुअल है, हर इंडिविजुअल का अपना एक जेनेटिक कॉम्बिनेशन होगा,
हर एक इंडिविजुअल का अपना एक जेनेटिक कॉम्बिनेशन होगा। तो टोटल जितना भी जीन है, जितने भी अलील है, जितने भी जीन म्यूटेशन है या चेंजेस हो रहे हैं, वॉटेवर, सब जेनेटिक कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन जेनेटिक्स बनाते हैं। ठीक है। और जीन पूल क्या होता है, टोटल जीन और अलील कितने हैं वो क्या है, इसका जीन पूल कहलाता है, ध्यान रखना। ठीक है। एक होता है, एक और टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं एलिलिक फ्रीक्वेंसी। क्या, एलिलिक फ्रीक्वेंसी मतलब क्या कि कोई पर्टिकुलर अलील को हम अगर डिवाइड करें कितने टोटल अलील से, मतलब एक पॉपुलेशन है वहां पे मुझे पर्टिकुलर एक अलील को स्टडी करना है, उस अलील का उस टोटल अलील के साथ जितना भी रेशो है उसको हम बोलते हैं एलिलिक फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो तो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या बोलता है, वो कहता है, स्टेटमेंट क्या है, इट स्टेट्स दैट, ये ध्यान रखना है अपने को, एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल रिमेन्स कांस्टेंट। क्या बोल रहा है, रिमेन्स कांस्टेंट अंटिल एनी evolutionary forces work। वो बोल रहा है मतलब कि कोई आता नहीं है ना चेंज करने के लिए, तो ये जनरेशन टू जनरेशन तक ये फ्रीक्वेंसी हमेशा स्टेबल रहेगी। वो कह रहा है स्टेबल होने के लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, है ना, कुछ कंडीशन हो चाहिए कि क्या भाई, पॉपुलेशन का जो साइज है वो बड़ा होना चाहिए, पॉपुलेशन साइज बिग होना चाहिए, दे शुड बी रैंडम मेटिंग। स्टेबल के लिए मैं, समझना ध्यान से, मतलब कि ये एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज ना हो, स्टेबल रहे। तो कह रहा है पॉपुलेशन का साइज बड़ा होना चाहिए, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए। ठीक है। पॉपुलेशन स्टेबल होनी चाहिए, पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। नो माइग्रेशन, कोई माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, कोई इधर से उधर नहीं जाएगा। नो म्यूटेशन, कुछ म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। तो ये पॉपुलेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये पॉपुलेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर ऐसे क्या है एवोल्यूशनरी फोर्सेस जो उस पर काम करेंगे तो इसका एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा। बोलते ठीक है, बता देते हैं। पहला म्यूटेशन एवोल्यूशनरी फोर्स है म्यूटेशन। भाई उसके पूरा जेनेटिक जो फ्रीक्वेंसी आप लो या जेनेटिक मेकअप जो है वो चेंज हो गया, पूरा म्यूटेशन हो गया। दूसरा कह रहा है रिकॉम्बिनेशन, है ना, टू जीन रिकॉम्बाइन, यानी कि एक के अंदर दो का मटेरियल मिक्स हो गया। यह मैंने प्रिंसिपल में पढ़ा है, रिकॉम्बिनेशन, है ना, क्रॉसिंग ओवर हुआ, यानी कि क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से मटेरियल एक्सचेंज हो गए, वेरिएशंस अराइज हो गए। माइग्रेशन, यहाँ पे या तो क्या हुआ, ई माइग्रेशन, ठीक है, बाहर चले गए, या कुछ लोग बाहर से उस पॉपुलेशन में आके रहने लगे, माइग्रेशन। ठीक है। अब वो बोल रहे जेनेटिक ड्रिफ्ट, मतलब क्या, सडन पॉपुलेशन में चेंजेस हो जाना। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, मान के चलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन बाद में लेंगे, इसको समझ रहे हैं। मान के चलते हैं ये एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन का एक थोड़ा सा पार्ट, ये जो लोग हैं यहाँ से चले गए दूसरी जगह। अब बीच में क्या हो गया, जियोग्राफिकल बैरियर आ गया, या आप ऐसा समझ लो दूसरी जगह जहां गए यहाँ का जो एनवायरमेंट था या एटमॉस्फेयर था, इट वाज कंप्लीटली डिफरेंट, एकदम डिफरेंट था। ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट यानी कि सडन एक कुछ हुआ और चेंज हो जाना। तो समझा देती हूँ, रुको अभी। तो एटमॉस्फेयर कंप्लीटली डिफरेंट, तो ये क्या हुए, उसमें अडेप्ट हो गए। अडेप्ट होने के बाद अब ये एकदम डिफरेंट स्पीशीज में कन्वर्ट हो गए। तो ये क्या बन गई, डिफरेंट स्पीशीज बन गई, जो, ठीक है, नो मैच, सेम ओरिजिनल से कोई मैच नहीं है। तो ये जो पॉपुलेशन यहाँ पे आए थे, इन्हें हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड फाउंडर्स, दे आर कॉल्ड ओरिजिनल डिफ्टेड पॉपुलेशन इज कॉल्ड फाउंडर, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड दी फाउंडर इफेक्ट, जो किसकी वजह से हो रहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से हो रहा है। वापस समझाती हूँ, ध्यान से समझो। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या, ड्रिफ्ट जैसे कि उसमें करते हैं
आई थिंक टू व्हीलर में भी यही करते हैं कि एकदम से ना चेंज कर देना, एकदम से चेंज कर देना, सडन चेंज करना डायरेक्शन। यहाँ पे सडन पॉपुलेशन में चेंज होना। कुछ स्पीशीज है, इसको ऐसे भी आप बोल सकते हो कि एक एग्जाम्पल जो आपके 10th में भी हुआ करता था चैप्टर, हालांकि अब तो डिलीट हो गया है, कि एक सडन मान लो यहाँ पे एलिफेंट फुट पड़ा, ये वाली स्पीशीज अलग हुआ करती थी और ये स्पीशीज अलग हुआ करती थी, पर ये वाली स्पीशीज सबसे ज्यादा ग्रो करती थी इस पॉपुलेशन में। ये इस पर पूरा एलिफेंट फुट पड़ा, ये सारी पॉपुलेशन एकदम से मर गई। अब जो बिल्कुल थोड़े थोड़े नंबर में थी ना, अब उन पॉपुलेशन को एक फ्री स्पेस मिला और अब वो ग्रो करने लगी, तो फिर चेंजेस आ गए। ऐसे यहाँ पे क्या हुआ, एक स्पीशीज यहाँ से जाकर दूसरी जगह गई, वहां पे एटमॉस्फेयर इतना अलग था कि वो एकदम ही डिफरेंट स्पीशीज में कन्वर्ट हो गई। दीज ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन इज कॉल्ड फाउंडर एंड इफेक्ट इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से ये सब हो रहा है। ओके, अब बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन के। सी फाउंडर इफेक्ट को एक बार बुक से भी रीड करेंगे, एक बार नेचुरल सिलेक्शन हम ले लेते हैं। ठीक है, यस। सो नेचुरल सिलेक्शन को क्या बोल रहा है कि भाई अभी हम थोड़ी देर पहले ही पढ़े हैं कि नेचर सेलेक्ट करती है, बट नेचर सेलेक्ट करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो इसको हम ग्राफ के बेसिस पे 3 चीजों में डिवाइड करते हैं। 3 टाइप का नेचर सिलेक्शन होता है, समझ लेते हैं इसको ध्यान से। एक को हम बोलते हैं स्टेबलाइजिंग, ठीक है, दूसरे को हम बोलते हैं डायरेक्शनल, एंड तीसरे को हम बोलते हैं डिसरप्टिव, डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग के में क्या बोल रहा है नेचर कि ये क्या करता है, इट प्रमोट मीन वैल्यू, मीन वैल्यू को प्रमोट करता है कि वो सबसे ज्यादा ग्रो करे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसकी ग्राफ में मुझे क्या दिखता है कि मीन वैल्यू जो है वो ही सबसे ज्यादा ग्रो करेगी। ये क्या है, मीन वैल्यू। इसको ऐसे समझते हैं, एग्जाम्पल सर्वाइवल ऑफ एवरेज वेट ऑफ बेबी, यानी कि एक बेबी जो है मान के चलो वो बिलो 2 kg के पैदा हुआ, तो वो सर्वाइवल के उसके चांसेस बहुत कम होंगे। ठीक है, राइट। अगर वो 2.2 से 2.8 kg के बीच में, तो सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। बट अगर वो मोर देन 2.8 kg के, तो उसके भी सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होंगे, लेस चांसेस होंगे। यानी कि नेचर क्या कर रही है, मीन वैल्यू को प्रमोट कर रही है कि भाई इस वाली वैल्यू के लोगों को ज्यादा सर्वाइवल के चांसेस होंगे एज कंपेयर टू अदर्स वन, है ना। मीन वैल्यू के इधर उधर वाले इनके कम। तो आप देखते हो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन है, तो ये पॉपुलेशन आपको कम मिल रही है, देखो पॉपुलेशन कम मिल रही है, और ये वाली पॉपुलेशन सबसे ज्यादा मिलेगी। ठीक है ना, तो सॉरी ये तो मीन वैल्यू है, ये तो वैल्यूज है। यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो बच्चों का वेट हम ले लेंगे एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे हमने पॉपुलेशन ले ली वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, डायरेक्शनल, यानी कि यहाँ पर जो ग्राफ है वो शिफ्ट होता है, वो शिफ्ट हो जाता है 2 तरह से। यहाँ पे देख लेते हैं 2 का तरीका कौन सा है। एक में तो ग्राफ जो है वो राइट साइड शिफ्ट हो गया, ठीक है, क्या हुआ, राइट साइड शिफ्ट हो गया। दूसरे में ग्राफ जो है वो कहाँ शिफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया। क्या हो गया, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया, लेफ्ट शिफ्ट हो गया। समझे, एक राइट साइड शिफ्ट हुआ, एक लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ, डायरेक्शनल है। कभी ग्राफ इधर चला जा रहा है, कभी इधर, एज पर द एनवायरमेंट कंडीशन। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, डार्विन फिंचेस, कि किसी एरिया में तो एक फिंचेस ज्यादा मिल रहे हैं और किसी एरिया में दूसरे फिंचेस ज्यादा मिल रहे हैं, तो यानी नेचर उस हिसाब से उन्हें सेलेक्ट करी है, वो वाली पॉपुलेशन वहां वाले एरिया में सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है। तो डायरेक्शन है, कहीं राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, कभी ग्राफ मतलब मीन वैल्यू कभी राइट साइड में शिफ्ट हो रही है, कभी लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रही है। ठीक है, डिसरप्टिव में ग्राफ जो है वो ऊपर नीचे होता रहेगा। जैसे कि कभी तो हाई हो जाएगा, कभी ग्राफ ऊपर गया फिर वापस नीचे, फिर ऊपर गया फिर नीचे। एग्जाम्पल इज ग्रोथ ऑफ सीजनल फ्लावरिंग प्लांट।
ठीक है, जो फ्लावरिंग प्लांट है सीजन के, जब सीजन आता है तो अप पर चले जाते हैं, फिर सीजन ड्रॉप होता है फिर ड्रॉप हो जाते हैं, फिर अप फिर ड्रॉप। तो क्या होता है, सीजनली ग्रोथ कर रहे हैं। तो नेचर इस हिसाब से 3 तरह के ग्राफ जो है वो फॉलो होते हैं। ठीक है, चलिए अब हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल पे हम एक क्वेश्चन करेंगे, बट क्वेश्चन से पहले हमें हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल की इक्वेशन के पर बात करनी है। हार्डी-विनबर्ग ने अपने इस पूरे लॉ को समझाने के लिए एक इक्वेशन दी जिसको हम बोलते हैं पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्या दिया इन्होंने, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1, कैसे भी लिख लो। ठीक है, ओके, एक मिनट, मैं इसको बॉक्स में डालना चाह रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे उसने बोला पी स्क्वायर क्या है, इट इज दी अलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। ध्यान रखना, होमोजाइगस डोमिनेंट की कितनी अलिलिक फ्रीक्वेंसी है वो है। क्यू स्क्वायर क्या है, अलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रेसेसिव। ठीक है, पी क्यू क्या है, एलेलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस, क्या है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी। देखो डोमिनेंट है ना, वो मेंडल वाला लॉ ही फॉलो, बट ये फ्रीक्वेंसी तीनों को अगर हम मिलाए तो ये हमेशा कांस्टेंट रहती है अनटिल अनलेस, क्या बोल रहा है, अनटिल अनलेस यहाँ पे कोई इवोल्यूशनरी फोर्स काम ना करे, इवोल्यूशनरी फोर्स एक्ट ना करे, तब तक ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी इक्वेशन। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन एक पॉपुलेशन में इंसिडेंसेस ऑफ रेसेसिव एल्बिनिज्म इज 0.004। ठीक है, यानी कि पी स्क्वायर रेसेसिव दे रहा है, यानी कि क्यू स्क्वायर 0.004 है, 04 है। इफ द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज 5000, पूरा पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन क्या है, 5000 है। हाउ मेनी कैरियर आर प्रेजेंट। ओके, अब देखो इसमें थोड़ा सा मेंडल सब घुसा दिया इन्होंने। तो कैरियर का मतलब क्या होगा, जिसके पास पी और क्यू दोनों होगा, होमोजाइगस नहीं होगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, उन्हें हम कैरियर बोलते हैं। यानी मुझे पी क्यू का नंबर पता करना है। ठीक है, तो देखो क्यू स्क्वायर है तो मैं क्यू निकालूंगी, तो मैं क्या करूंगी, स्क्वायर रूट ले लूंगी इसका, स्क्वायर रूट लिया तो मेरे पास आंसर आ गया 0.02 आ गया। ठीक है, और मुझे P निकालना है। एक और यहाँ पे इक्वेशन आपको बताना चाहूंगी, एक और चीज ध्यान रखना, P प्लस क्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये भी ध्यान रखना, तो चलिए P प्लस क्यू ऑलवेज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे ले लेते हैं, बिकॉज P प्लस क्यू ऑलवेज इक्वल टू 1, यानी कि 1 माइनस 0.02 कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, P की वैल्यू हो जाएगी, वो कितनी आ गई, 0.98 आ गई। ठीक है, तो मुझे पी क्यू की वैल्यू है, तो ध्यान रखना पी क्यू की वैल्यू है, यानी कि 2pq निकालना पड़ेगा, यानी कि 2 पी का वैल्यू कितना हुआ 0.98, क्यू का वैल्यू क्या हुआ 0.02, कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.98 इंटू 0.04। ठीक है, 32 एंड 392, नहीं 2 के बाद आएगा ना, तो 0.0392, ये 2pq। अच्छा आया, ओके 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 ओके। हाउ मेनी कैरियर, पॉपुलेशन में बता रहा है भाई 5000। ठीक है, इससे कैलकुलेट कर लेते हैं, एक मिनट बस मैं चेक कर लेती हूँ, यही मेरा आंसर है ना इसका, पॉपुलेशन का। यस 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 यस, हाँ ठीक है, इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 4, 30 कट हो गई, 196, यही है। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया, 196 कैरियर है उस पॉपुलेशन के अंदर, समझे।
समझे? अच्छा, मैं तो सीधा करती चली गई। समझ आया ना कैसे सॉल्व करना है? समझ आया या नहीं आया भाई? ये तो समझ आया ना, ये सॉल्व किया, बट टोटल पॉपुलेशन 5,000 दे रखी, तो मुझे 5,000 से मल्टीप्लाई करना है। ये पता चला ये कैसे आया भाई? इसका मैंने डेसिमल हटाया तो मुझे 40 आ गई, 30 मैंने इससे कट कर दी, 5 से मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 10 से डिवाइड कर दिया। गॉट इट? ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट भी कर लेते हैं। वो बोल रहा है एक पॉपुलेशन है, 36% इंडिविजुअल्स आर होमोजाइगस डोमिनेंट, यानी कि पी स्क्वायर क्या है? 36%। 36% को आई कैन राइट 0.36। ठीक है, अब इसका मैं अगर पी निकालू तो यानी कि क्या हो जाएगा? 0.36 यानी कि 0.6। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया पी। ओके, वो बोल रहा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील। ओके, यस, तो Q क्या हो जाएगा? एज वी नो P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, तो 1 में से 0.6 माइनस कर दो, 0.4 आ गई। ठीक है, ये तो हमारी रेसेसिव की। इफ द टोटल पॉपुलेशन इज 1000, हाउ मेनी इंडिविजुअल आर हेट्रोजाइगस? निकाल लो। 2PQ हेट्रोजाइगस की है, तो 2 ले लिया, P ले लिया, Q ले लिया, और टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 1000 ले ली। इसका डेसिमल हटाया, 0 0, ये दोनों कट हो गए। ठीक है, 480 है ना? बस चेक कर लेते हैं, यही आंसर है ना? यस, दिस इज द आंसर। आया समझ में? आया थोड़ा सा आइडिया आया कैसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? ठीक है, ओके, चलिए। अच्छा, नेचुरल सिलेक्शन यहाँ मुझे लेना था, ओ मैंने ले लिया यहाँ पर। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन तो हमने ले लिया है ना टॉपिक, तो हमें नहीं लेना है। हाँ ठीक है, एक चीज बता देती हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पे रखा पेज। जस्ट फॉर एग्जांपल, नेचर जब सेलेक्ट करती है ना, तो याद रखना, ये मैं वैसे बता चुकी हूँ अभी थोड़ी देर पहले ही, जब डार्विन का मैं थियरी पढ़ा रही थी, कि वेरिएशन जो अराइज होते हैं वो वेरिएशन यूजफुल भी हो सकते हैं, वो साइलेंट भी, कोई मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, और हार्मफुल भी हो सकते हैं। ध्यान रखना, यूजफुल होंगे तो प्रमोट हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? ये सर्वाइवल प्रोवाइड कर रहे हैं उस स्पीशीज को, तो ये आगे जाके प्रमोट हो जाएंगे। साइलेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हार्मफुल जो है ये क्या हो जाएंगे? ऐसी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो नेचर किसको प्रमोट करेगी? नेचर इस वाले वेरिएशन को प्रमोट करेगी, ध्यान रखना। ठीक है, नेचर इस वाले वेरिएशन को प्रमोट करेगी। ठीक है, दैट्स इट, कुछ ऐसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, बॉटल नेक इफेक्ट क्या होता है। तो बॉटल नेक इफेक्ट क्या होता है, ये एज सच नहीं है आपकी बुक में, बता देती हूँ। 2 बॉटल बना लेते हैं भाई, बना ली। इस बॉटल में मान लो ये कुछ पॉपुलेशन है, और मान लो ये भी कुछ पॉपुलेशन है। ओके, अब क्या आई? एक यहाँ पर क्या ही, एक एडवर्स कंडीशन आई, एक एडवर्स कंडीशन आई। मान लो ड्रॉट पड़ गया है ना, या कोई कैलामिटीज आ गई, कुछ भी एक एडवर्स कंडीशन आई। तो अब क्या हो रहा है ना, इस एडवर्स कंडीशन में ये वाली जो स्पीशीज, मान के चलते इसको स्पीशीज ए दे दिया, इसको स्पीशीज बी दे दिया, है ना, तो ये स्पीशीज नॉट एबल टू सर्वाइव, इस कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पा रही, अपने आप को नहीं सर्वाइव रख पा रही, बट इसमें इसके लिए फेवरेबल होगी। तो क्या हुआ, ये दोनों स्पीशीज इसमें से स्क्वीज करके निकले, और अब क्या हुआ, ये स्पीशीज तो बहुत ज्यादा ग्रो कर गए, क्योंकि इसके लिए तो ये सर्वाइवल हो गया, और ये वाली स्पीशीज अब थोड़ी सी। तो मतलब बॉटलनेक इफेक्ट के बाद स्पीशीज के कॉम्बिनेशंस चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो जो कंडीशन है वो किसको फेवर कर रही है, या किसके लिए वो मतलब एक कैलामिटीज का रोल प्ले कर रही है, उस पर डिपेंड करता है। तो बॉटलनेक इफेक्ट इज दिस वन, समझे? ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्पीसिएशन यानी कि क्या? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ
न्यू स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, स्पीसीएशन। अब ये कैसे हो रहा है, जैसे कि अडेप्टिव रेडिएशन की वजह से हो रहा है ना, मतलब जो भी चेंजेस हो रहे हैं, बट एक नई स्पीशीज का बनना इज कॉल्ड स्पीसीएशन। बस मैं चाहती थी ये वर्ड बस आपको ध्यान रहे, इसलिए मैंने ये ले लिया, है ना। फाउंडर इफेक्ट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, बट मैं यहाँ पे चाहती हूँ, मतलब चाहती क्या, मतलब मुझे लगता है कि ये वाला आपको पढ़ लेना चाहिए। चलिए थोड़ा सा एक बार रीड कर लेते हैं यहाँ से, बस ये वाला पैराग्राफ ओनली, ओनली दिस पैराग्राफ, है ना। क्या बोल रहा है कि 5 फैक्टर्स आर नोन टू अफेक्ट हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। क्या क्या है, जीन माइग्रेशन, जिसको हम जीन फ्लो भी कहते हैं, ये पहला फैक्टर है। दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीसरा है म्यूटेशन, चौथा है जेनेटिक कॉम्बिनेशन, ये हमने सारे लिख लिए हैं, एंड पांचवा है नेचुरल सिलेक्शन। व्हेन माइग्रेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस एंड पॉपुलेशन अकर्स, जीन फ्रीक्वेंसी चेंजेस इन ओरिजिनल एज वेल एज इन न्यू पॉपुलेशन। मान के चलो ओरिजिनल में कितने थे, 100 लोग थे, अब यहाँ से चले गए 20, हाँ दूसरी जगह चले गए, दूसरी जगह ऑलरेडी कितने लोग रह रहे थे, 150 लोग रह रहे थे, तो अब इनकी पॉपुलेशन 170 हो गई और इनकी पॉपुलेशन 80 रह गई। मतलब दोनों जगह ही अलीलिक फ्रीक्वेंसी या जीन फ्रीक्वेंसी में चेंजेस हो जाते हैं। न्यू जीन और अलील आर एडेड टू द न्यू पॉपुलेशन एंड दीज आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन, दोनों जगह चेंज हो गए। देयर वुड बी अ जीन फ्लो इफ दिस जीन माइग्रेशन हैपन्स मल्टीपल्स टाइम। अब मान के चलते ये माइग्रेशन बार बार हो रहा है, ये बार बार यहाँ पे जा रहे हैं, तो एक ना जीन फ्लो हो जाता है, एक कंटिन्यूस रिदम में फ्लो होने लगता है, उसको हम बोलते हैं जीन फ्लो, ठीक है। द सेम चेंजेस अगर बाय चांस, अगर ये बाय चांस हो रहा है तो क्या इसको बोलते हैं हम, जेनेटिक ड्रिफ्ट। समझ आए, दो टर्म के मिक्स में। जीन फ्लो यानी कि वो बार बार हो रहा है, तो ये बाई चांस वाला नहीं है, फिर तो बार बार स्पीशीज वहीं जा रही है, बार बार जा रही है, दैट इज कॉल्ड जीन फ्लो। और एक बार ये सडन बाई चांस अगर कुछ हो गया, सडन हो गया, मान के चलो एकदम से बीच में से कुछ ऐसा हुआ कि एक पार्ट सडन अलग हो गया, सेपरेट हो गए, कुछ बैरियर आ गया, तो अब उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। समटाइम्स the changes in the allelic frequency is so different that new sample of population that they become a new species. The original drifted population becomes founder and the effect is called founder effect. ठीक है, बाकी वाले आप सारे एक बार रीड कर लेना, मैं हाँ ऑलमोस्ट इसको बता दिया है, ठीक है। तो वहाँ पे यही है, तो फिर ये चीज़ हम नहीं करेंगे, है ना, ये हम नहीं करेंगे। मैं ना इसको यहीं पे बता देती हूँ, ये पेज ही मैं हटा दूंगी पूरा, एक वर्ड यहाँ पे ही लिख देती हूँ मैं, स्पीसीएशन, तो फालतू का एक पेज अननेसेसरी ऐड होगा, है ना। इसको बस बता देती हूँ, स्पीसीएशन क्या होता है, फॉर्मेशन। सी मेरा मतलब है कि आप इसके साथ ही एक आपके नोट्स भी बन जाएंगे, है ना। चलिए, तो इस पेज को I'll रिमूव, मैं रिमूव कर दूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। अब बात करते हैं हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल की, बात करते हैं कि कौन कब आया। क्या बात कर रहे हैं, कौन कब आया। तो मैंने एक टेबल में वो सब बना के दे दिया है, बस आपको पढ़ना है, इतना काम मैंने कर दिया भैया, आपको बस पढ़ना है, पढ़ लोगे ना। चलो पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो पीरियड आया था दैट वाज अजोइक पीरियड। आप हाँ, तो पहला एरा जो था दैट वाज अजोइक। इस अजोइक जो है जहाँ पे कोई लाइफ नहीं, एजोइक नो लाइफ, ठीक है। फिर आर्कियोजोइक, इसको ऐसे पढ़ते थे हम लोग जब हम प्रिपरेशन करते थे, हायर क्लास में पढ़ते थे, आग लगी और लाइफ पैदा हो गई, आर्कियोजोइक, ठीक है। तो 2000 मिलियन ईयर अगो ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टार्ट हुआ, जस्ट स्टार्ट हुआ, सिंगल सेल में स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे प्रॉपर ऑर्गेनिजम्स नहीं मिल रहे, राइट। फिर प्रोटेरोजोइक एक एरा आया 500 मिलियन ईयर अगो, जहाँ पे इन्वर्टिब्रेट्स का डेवलपमेंट शुरू हुआ है। देन पैलियोजोइक जो आया, अब इस पैलियोजोइक में फर्दर हम उसको अलग अलग और फर्दर एपोचेस में डिवाइड करते हैं, ये एपोचेस कहलाते हैं, ठीक है। तो पहला जो था कैम्बियन कहलाता है, जिसमें 350 मिलियन अगो से 320 मिलियन ईयर अगो तक था। एक्चुअली 320 बेसिकली कि यहाँ पे जॉलेस फिशेस बननी शुरू हो गई। ध्यान रखना, हमेशा लाइफ की शुरुआत पानी से हुई है, हमेशा एवोल्यूशन पानी से हुआ है। तो वाटर से, चाहे वो प्लांट की बात करो चाहे एनिमल की बात करो, प्लांट में भी हम एल्गी को पढ़ते हैं कि सबसे पहले वो आई, फिर उसके बाद आगे फर्दर लैंड प्लांट बने। ऐसे ही अगर हम एनिमल में बात करें तो फिशेस सबसे पहले आई पानी में, और उसके बाद एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एंड देन फिर प्रॉपर मैमल्स एंड ऑल दैट डेवलप हुए,
ठीक है। तो इन्वर्टिब्रेट्स आए, डेफिनेटली इन्वर्टिब्रेट्स आए। देन वर्टिब्रेट्स में अगर हम बात करें तो फिशेस से हम बात करते हैं। तो यहाँ पे यही है कि जॉलेस फिशेस है। और उसके बाद 320 वाले में, सॉरी 320 वाले में ये वाला है बेसिकली, मैं चाहे तो उसको ना कर ही देती हूँ। 320 का हम क्या कह रहे हैं, कौन सा वाला है, ये वाला सीवीड आए। कुछ फर्स्ट लैंड प्लांट भी बनने शुरू हुए ऑर्डोवेसियन में, सॉरी ऑर्डोवेसियन में, है ना, इसमें बनने शुरू हुए लैंड प्लांट। फिर सिलोरियन में जो फिशेस थी ना वो अब जॉ फिशेस हो गई, उनके पास जॉज आ गए हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पे फॉन्स आए, ये ध्यान रखना। मतलब एक तरह से मैं एनिमल और प्लांट दोनों के यहाँ पे मेन पॉइंट बता रही हूँ, अभी बुक से भी देखेंगे, वेट, है ना, मेन पॉइंट बता रही हूँ। फिर आ जाते हैं डेवोनियन पे। डेवोनियन ने के जब आया तो प्लांट में जिम्नो आ गए, फर्न के बाद अभी जिम्नो आ गए हैं, ठीक है, टेरिडो फर्न है ना, फिर उसके जिम्नो आ गए, पाइनस साइकस आ गए। और फर्स्ट यहाँ पे फिशेस के बाद अब एम्फीबियन बनने शुरू हो गए। क्या आ गए, एम्फीबियन शुरू हो गए। एम्फीबियन बनने के बाद अब कार्बोनिफेरस पीरियड में आते आते एम्फीबियन का राइज होने लगा और डेवलप होने लगे। रेप्टाइल्स की शुरुआत हो गई, ओरिजिन शुरू हो गया, जिम्नोस्पर्म का राइज होने लगा, सीड फर्न्स बनने लगे। और फिर परमियन जो लास्ट वाला एपोज था जिसमें रेप्टाइल्स का पूरा ओरिजिन हो गया, मतलब रेप्टाइल्स अभी काफी हद तक रेप्टाइल्स डेवलप हो गए, है ना, काफी ज्यादा। तो फिशेस आ गए, एम्फीबियन आ गए, रेप्टाइल्स आ गए। अगर मैं प्लांट की बात करूं तो वहां पे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, ये सब तो है ही। फिर कहते फर्न्स आए, फिर अब जिम्नोस्पर्म्स आ गए, ठीक है। अब आ जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट एरा आता है मीजोजोइक एरा। मीजोजोइक एरा को हम तीन में डिवाइड करते हैं एपोचेस में। पहला है ट्राइसिक, देन जुरासिक एंड देन क्रोटेशियस। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ऊपर वाला फिर भी मतलब ठीक है, ओके। तो ट्राइसिक 200 मिलियन ईयर अगो है, जहां पे फिश लाइक रेप्टाइल जैसे इक्थायोसॉर यहाँ पे डेवलप हुए। डायनासोर का राइज होने लगा, मतलब जस्ट ओरिजिन हो रहा है, बढ़ रहे हैं अपने नंबर में। रेप्टाइल्स है डायनासोर्स, क्योंकि रेप्टाइल्स पहले ही आ चुके हैं, अब बड़े ये डायनासोर्स आ गए हैं। फर्न्स का अबंडेंस हुआ और मैमल्स का ओरिजिन हुआ है। नॉट मैमल, इट डजंट मीन कि हम ह्यूमन की ही बात कर रहे हैं, मैमल में और भी बहुत सारी कैटेगरी है, तो मैमल्स के ओरिजिन शुरू हो गए। जुरासिक, अब जुरासिक को तो कैसे याद रखोगे, जुरासिक मूवी है ना, याद रहेगा ना। जुरासिक मूवी हमने किस पे देखी है, डायनासोर पे, यानी जुरासिक वाज अ पीरियड ऑफ कंप्लीटली डायनासोर, डायनासोर का डोमिनेंस आया है। 150 मिलियन ईयर अगो ये आए हैं, ठीक है। टूथेड बर्ड आने लगे थे, एंजियोस्पर्म स्टार्ट हो गए। एंजियोस्पर्म इज द मोस्ट एडवांस कैटेगरी ऑफ प्लांट, तो वो यहाँ शुरू हो गए हैं, ठीक है। फिर वाले एक मिनट, ये क्या कॉपी हो गया लगता है, ठीक है। फिर आगे क्रिटेशियस। अब क्रिटेशियस में क्या है, 100 मिलियन ईयर अगो है। फर्स्ट मोनोकॉट आ गए, क्योंकि एंजियोस्पर्म आ गए हैं जुरासिक में, तो मोनोकॉट, एंजियोस्पर्म के अंदर ही तो मोनोकॉट डाइकॉट पढ़ते हैं ना हम, है ना, तो मोनोकॉट आए। फर्न्स का डिक्लाइन होना शुरू हुआ, जिम्नोस्पर्म थोड़े से डिक्लाइन, और डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। उसके पीछे बहुत सारी थ्योरी है, क्लाइमेट का, है ना, जो भी है, बट सिर्फ हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए क्रिटेशियस पीरियड आने तक, और एंजियोस्पर्म पूरी तरह से डेवलप हो चुके हैं। नाउ सीनोजॉइक जो इसका लास्ट एरा है, जिसमें टर्शरी पीरियड में 50 मिलियन ईयर अगो मैमल्स आए और एंजियोस्पर्म, बर्ड, ये सब बहुत ही एडवांस कैटेगरी के हैं, तो ये सब डेवलप हुई। और फिर क्वेटनरी पीरियड यहाँ पे है ना, एक्चुअली हॉर्सेस का हम पढ़ते हैं, ठीक है, बट फिलहाल इतना डेप्थ हम नहीं जाएंगे, तो बस मैं ये थोड़ा सा यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। तो मैंने एक टेबल में आपको लिख के दिया सो दैट कि आपको इजीली वो समझ में आए। तो देखो जो हमने वहां लिखा है ना, ऑलमोस्ट वही हमने यहाँ पे पढ़ा है। देखो सिलोरियन, यहाँ पे इन्होंने नाम लिखे, मैंने आपको बस इतना बताया, फिशेस आई हैं। डिविनियन में क्या आया है, कार्बोनिफेरस में सीड फर्न आ गए, फिर पर्मियन, उसके बाद ट्राइसिक। तो आप इसको स्किप कर दें और सिर्फ वो वाला पढ़ेंगे ना तो चलेगा, है ना। ऐसे ही यहाँ पे देखो एनिमल्स का बता रहे हैं, तो कार्बोनिफेरस में, फिर पर्मियन में क्या आए, फिर ट्राइसिक में, जुरासिक में, है ना, डायनासोर देखो इसमें एक्सटेंट हो गए हैं पूरे, तो ये सब आया है, ठीक है, ओके, यस, एक मिनट। हाँ, तो अगर इसके लैंग्वेज पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो पूरा लिख रखा है 500 मिलियन अगो इनवर्टिब्रेट्स फॉर्म हुए, जॉलेस फिशेज आई 350 मिलियन अगो, सीवीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स जो थे वो 320 मिलियन ईयर अगो आए। उसके बाद वी टोल्ड दैट द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड, एक सेकेंड आ जाए, हाँ, एंड वर लैंड
invaded land were plants. They were widespread. ओके तो क्या लगता है, रीड कर लोगे? कुछ कुछ पॉइंट्स मैं मेंशन कर देती हूँ. क्या बोल रहे हैं? इन 1938 अ फिश साउथ कोरिया में जो पकड़ी गई सिलोकेंथ विच वॉज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट बट मिल गई हमें. दीज एनिमल कॉल्ड लोब फिन्स विच इवॉल्व्ड into first amphibian that live on both land and water. सबसे पहले वाले जो इवॉल्व हुए उसमें ये वाली आया है. ठीक है, लोब फिन्स, राइट. There are no specimen of these left with us. However, these were ancestor of modern day frog and salamander. The amphibian evolved into reptiles. They lay thick shelled egg which do not dry up in sun unlike those of amphibian. Reptiles के नहीं हो रहे हैं. Again, we only see their modern day descendants, turtle, tortoise, crocodile. In the next 200 million year ago, reptiles of different shape and size dominated on earth. Giant ferni were present but they all fell to form the coal deposit slowly. धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट होने लगे. Some of these land reptiles were back into water to evolved into fish like reptiles, probably जो है ichthyosaurus जो मैंने अभी बताया था. ठीक है, fish like में कन्वर्ट हो रहा है वापस से. The land reptiles were of course the dinosaur, biggest of them, जैसे कि Tyrannosaurus rex, T-rex जिसको बोलते हैं. ये 20 फीट हाइट है. यूज fearsome dagger like teeth है. फिर 65 मिलियन ईयर अगो डायनासोर सडनली डिसअपियर हो गए. वी डू नॉट नो द ट्रू रीजन. सम से क्लाइमेटिक कंडीशन, सम से मोस्ट ऑफ देम इवॉल्व्ड इनटू बर्ड. भाई बर्ड में एंड ये से ना, ये तो मैं भी एक साइंस सेंटर में विजिट किया था. वहाँ पे डायनासोर का एक पूरा एग्जीबिशन था. वहाँ पे दे एक्चुअली टोल्ड कि ये बर्ड्स में कन्वर्ट हो गए क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन सडन ऐसी चेंज हुई कि इनको कन्वर्ट होना पड़ा. तो उन्होंने बहुत सारे उसमें प्रूफ दिखाए कि कुछ बर्ड्स हैं उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो डायनासोर से मैच करते हैं एंड दैट्स हाउ दे सेड कि ऐसा ही है कुछ. ओके, सो द ट्रुथ में लिव इन बिटवीन, कुछ इन दोनों के बीच का ही है. स्मॉल साइज रेप्टाइल्स ऑफ दैट एरा स्टिल एग्जिस्ट टुडे. कुछ आज भी एग्जिस्ट करते हैं. फर्स्ट मैमल वर्ल्ड लाइक श्रू. Their fossils are small size. Mammals were viviparous. Viviparous समझते हो ना, जो डायरेक्ट यंग वन को बॉर्न करते हैं. And protected their unborn young inside the mother body. Mammals were more intelligent in sensing and avoiding danger at least. When reptiles came down, mammals took over this earth. अब reptiles drop हो गए क्योंकि डायनासोर सारे extinct हो गए. There were in South America mammals resembling horse, hippopotamus, bear, rabbit. Due to the continental drift, when South America joined North America, these animals were overridden by the North America fauna. Due to same continental drift pouch, mammals of Australia survive because of the lack of competition from any other mammals. ठीक है, तो ये कुछ एक हिस्ट्री उसने बता दिया continental drift की वजह से क्या क्या चेंजेस हुए. So lest we forget, some mammals live wholly in water. Whale, dolphin, seals, sea cow. They are some examples. ये mammals है but पूरी तरह से पानी में रहती है. Evolution of horse, elephant, dog are special stories of evolution. Actually horse का evolution तो अलग से पढ़ा जाता है. उसमें और फर्दर उनमें कैटेगरीज है. Equus, Merychippus, ऐसे बहुत सारी है ना. ये हायर क्लास में पढ़ी जाती है. You will learn about these in higher classes. The most successful story is evolution of man with language skills and self conscious. उसको अब हम नेक्स्ट उसमें पढ़ने वाले हैं. ओके, तो हम पढ़ेंगे नहीं, हम इसको ड्राइंग के थ्रू पढ़ेंगे. चलिए ले लेते हैं ड्राइंग के थ्रू. यस, तो अब लास्ट टॉपिक हमारा आ जाता है एवोल्यूशन ऑफ मैन. तो सबसे पहली जो कैटेगरी आई थी दैट वाज दी ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस. क्या कैटेगरी का नाम था? ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस. ठीक है, ये जो सबसे इनिशियल कैटेगरी थी क्या थी? अब आपको ध्यान क्या रखना है, 15 मिलियन ईयर अगो ये आए हैं. हेरी है, वॉक लाइक गोरिल्ला. मैंने इनको क्या बता दिया, एक ट्री पे बिठा दिया. ठीक है, गोरिल्लाज के जैसे हैं, मंकीज हैं, ये सब कहाँ है? ट्री पे मिलते हैं. तो इसमें चिंपैंजीज ये क्या थे? ट्री ड्वेलिंग थे, ट्रीज पे मिलते थे और हाइट छोटी थी, 4 फीट की ही हाइट थी. मेन जो आपको याद रखना है, जो आपके जनरली मैच द कॉलम में क्वेश्चन आता है कि भाई इनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है, ब्रेन की कैपेसिटी कितनी है, तो वो क्या आपको याद रखना है? 600 सीसी. ट्री ड्वेलिंग है 600 सीसी. और एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, रामा वर मोर मैन लाइक. ठीक है, ये मैन लाइक थे और ये मोर एप लाइक है ना, ये चिंपैंजी लाइक. ऐसा क्यों?
सॉरी ऐसा कैसे याद रखोगे, तो मैं जनरली जो बताती हूँ, जैसे रामा मतलब राम भगवान, तो उस हिसाब से मैं इसको कनेक्ट करती हूँ कि ये मैन लाइक ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। सेकेंड आ जाते हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी जो डेवलप हुई, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। याद रखिए 2 मिलियन ईयर अगो आए, 600 सीसी है इनकी भी ब्रेन की कैपेसिटी, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी। यस, स्टोन वेपन से हंटिंग करते थे, तो यहाँ पे ना उनमें देखो फिंगर्स ना बनाने का ना मतलब एक है कि यहाँ में स्टोन मार मार के और उससे ना हंटिंग किया करते थे। हाइट भी इनकी छोटी थी, फ्रूट खाते थे, ठीक है। हंटिंग और नो टूल मेकिंग सेंस, कोई टूल मेकिंग से, इसलिए उनके हैंड में मैंने ना कोई फिंगर्स नहीं बनाई, टूल मेकिंग सेंस ही नहीं था इनको, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी आई, वो आए 2 मिलियन ईयर अगो। अब इनमें क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ गई, थोड़ी सी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ गई, 650 टू 800 सीसी इनकी ब्रेन की कैपेसिटी हो गई। और ध्यान रखिए फर्स्ट अर्ली ट्रू मैन लाइक ये दिखने लगे, थोड़े से ये अर्ली ट्रू मैन, इनको होमिनिड बोला गया है, ये वर्ड याद रखना, होमिनिड, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि टूल मेकर थे, टूल बनाना जानते थे, बट मीट नहीं खाते थे, फ्रूट ही खाते थे, नॉन मीट ईटर नहीं थे। अब आए होमो इरेक्टस। इरेक्ट को मैं अगर लिखूं मतलब क्या, खड़े होकर चलने वाले। अब ये एकदम इरेक्ट हो गए, पहले वो क्या होता है ऑल हैंड फॉर लेग दोनों चलते थे मंकीज के जैसे, अब ये है एकदम इरेक्ट पोजीशन में खड़े होकर चलने लगते थे। 1.5 मिलियन ईयर अगो आए, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी हुई, 900 सीसी। भाई क्रेनियल कैपेसिटी याद रखना, बार बार बोल रही हूँ। मीट खाते थे, फॉसिल्स इनके जावा में मिले थे, सबसे पहले जो फॉसिल्स मिले थे जावा जगह में मिले थे, और केव्स में रहते थे। तो देखो मैंने इनको केव्स कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखाया है, केव में रहते थे, एकदम इरेक्ट पोस्चर दिखाया है, खड़े होके चल रहे हैं। टूल मेकिंग सेंस है, तो इनके हाथ में एक टूल दिखा दिया, ओके। और अपने खाने को क्या करते थे, फायर यूज करते थे, फायर यूज करते थे, उसमें मीट को पका के खाते थे, तो फायर यूज करने लगे थे, ये ध्यान रखना है। क्या याद रखना है कि फायर यूज करने लगे थे। इनको फर्दर और कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जावा, पैकिंग, हेडलबर्ग, इनके चिन के शेप के बेसिस पे, जो हम नहीं पढ़ रहे हैं वो हमारे नहीं है सिलेबस में, पर जस्ट बता रही हूँ, जावा, पैकिंग, हेडलबर्ग, ओके, इनकी फर्दर कैटेगरी है। नेक्स्ट आ जाते हैं नियनडर्थल। नियनडर्थल में क्या था, 1 लाख टू 40,000 ईयर अगो, है ना, बस अब इतना ही रह गया, वो मिलियन में थे, अभी इतने ही ईयर अगो 1400 सीसी की क्रेनियल कैपेसिटी हो गई, याद रखिए 1400 सीसी। यूज हाइट्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, अपने बॉडीज पे ना मतलब कपड़े पहनने लगे, या फिर कपड़े मतलब कि ट्री की जो लीव्स हैं या उनके बाग्स जो हैं, आउटर स्किन है, उसको यूज करने लगे। यूज हाइट्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड देयर डेड। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि भैया डेड बरी करने लगे, पेंटिंग भी करने लगे, अपने आप को कवर करने लगे, तो कुछ इस तरह से मैंने दिखा दिया कि भाई अपनी बॉडी में कपड़े पहन रखे हैं, ठीक है। और लास्ट जो कैटेगरी आई विच इज होमोसेपियन, और जिसको हम मॉडर्न मैन बोलते हैं, अफ्रीका में सबसे पहले ये आपको ये हमें मतलब दिखाई दिया 75 से 10,000 ईयर अगो। इसकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी हो गई, 1600 सीसी, सबसे ज्यादा डेवलप हो गई ब्रेन की कैपेसिटी। केव में आर्ट करते थे, केव आर्ट करते थे, एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, तो एक जगह सेटल होने लगे। पहले क्या थे, वो सब नोमैड्स टाइप के थे, बस घूमते रहते थे घूमते रहते थे। अब एग्रीकल्चर किया तो अपने क्रॉप्स का ध्यान रखना पड़ेगा, तो सेटल होने लगे, और उसकी वजह से केव में भी रहने लगे। कल्चरल एवोल्यूशन आया, कल्चर्स डेवलप हुए, थोड़ी थोड़ी चीज़ें डेवलप हुई, रूल्स रेगुलेशंस डेवलप हुए, फैमिली का फॉर्मेशन होने लगा। तो यहाँ पे दिखाया है उसमें कि जितने भी आर्ट और पेंटिंग हम आज की डेट की केव्स में देखते हैं, वो मॉडर्न मैन के ही साथ ज़्यादातर थे, ठीक है। तो वो केव में आर्ट पेंटिंग करने लगे। तो ओवरऑल हमें ध्यान क्या रखना है, सबकी क्रेनियल कैपेसिटी वापस से देख लेते हैं। ड्रायोरामा की 600 है, ऑस्ट्रेलिया की 600 है, होमो हैबिलिस की 650 टू 800, होमो इरेक्टस की 900, नियनडर्थल की 1400 एंड होमो सेपियन की 1650 क्रेनियल कैपेसिटी है। मैच द कॉलम में ऑलमोस्ट हर साल नीट में यही क्वेश्चन आता है, तो भाई ध्यान रखना, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे और आई वुड से मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपको बोल सकती हूँ, छोड़ दो, मैंने एक एक चीज ले ली है यहाँ से, मैंने इस नोट्स में एक एक चीज ली है, जस्ट स्किप दिस पार्ट, बिल्कुल बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये वाला जो पार्ट है जो मैंने बुक से पढ़ के दिखाया है, ये पढ़ लेना,
ये पढ़ लेना, बाकी ना जो मैं कह रही हूँ ना, जो मुझे पढ़ाना था मैंने यहीं पे पढ़ा दिया, बाकी आप नोट से पढ़ लो, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आई एश्योर यू। ठीक है, चलो तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। इसके नोट्स भी मैं कहाँ पे शेयर करूंगी, ऐप पर फ्री मटेरियल सेक्शन में यू विल गेट नोट्स एज वेल एज प्रैक्टिस सेट। एंड यस, उसी के साथ ही इसको पढ़िए, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी यूनिट लूँ मुझे क्विकली कमेंट सेक्शन में बता दो, अदरवाइज तो ठीक है मैं मेरे हिसाब से कुछ भी पिक करके फिर स्टार्ट करूंगी। ठीक है, बट लूंगी 12th का ही अभी। ओके, चलो तो कीप डूइंग स्टडी, बाय बाय, टेक केयर।